जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया वारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, अगर मेरी रेड टाई है और ज़राब का लाल सूट है तो आपने वो वीडियो बिल्कुल याद नहीं करनी, तरबूज वाली। लाल है लाल है। अच्छा, वैसे मुझे ना इसकी पहले लॉजिक समझ नहीं आ रही थी। अच्छा। कल फिर किसी दोस्त ने जब वो वीडियो देखी ना, मैंने कहा मुझे ये समझ ही नहीं आ रही। अच्छा, फिर उन्होंने मुझे पूरी 22-23 मिनट की वीडियो दिखाई, सुनाई, समझाई। उसके बाद मैंने कहा अच्छा, उसके बाद फिर जो भी अब मीम्स उसके ऊपर क्रिएट हो रही है ना, फिर मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ आता है। ओके, तो ये कह रहे हैं, तो उससे ये मैंने आइडिया किया है कि हमारे मुल्क में आप कोई भी एंटरटेनमेंट क्रिएट कर दें, आपकी चीज यूं मिनटों में, झटकों में बिक जाएगी। ऐसे ही जनाब। अब तो फ्रूट मंडी में जो गुनगुना कर तरबूज बेचते हैं उनकी आजकल चांदी है। चले बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग भी एक दफ़ा फिर से इसलिए कहते हैं कि बड़ी ही प्यारी आज सुबह है, मौसम बड़ा प्यारा है। इस्लामाबाद का बिलखुसूस प्यारा, एंड आई एम श्योर बाकी शहरों का भी मौसम पहले की निस्बत खासा बदल रहा है। हाँ, क्योंकि सुना है कि गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम हुई है कल के बाद। कल 42 डिग्री था इस्लामाबाद में, मतलब बहुत ही गर्मी थी, अन्यवाही गर्मी थी। जी 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 जी, बहुत ही गर्मी थी। हम ज़्यादा बेहतर तौर पे इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत गर्मी थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मौसम जो है वो खासा बेहतर है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में मौसम बेहतर रहेगा, बिकॉज प्री मानसून का आगाज़ है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो जब बात प्री मानसून की हो रही है तो ऐसे में हम थोड़ा सा ना माजी को भी याद करते हैं, ना सिर्फ प्री मानसून बल्कि मानसून की बात भी करते हैं। जब हमने अब कर दे 28 अगस्त 2020 कराची की बारिश और 28 जुलाई 2021 इस्लामाबाद E11 की बारिश, ये दो ऐसे वाक़यात हैं जो हम नहीं भूल सकते। चूँकि प्लानिंग का फुकदान था, चूँकि मिस मैनेजमेंट थी, इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे और इसीलिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। आइंदा ऐसी सिचुएशन ना बने, ना वो कराची की बारिश वाली सिचुएशन बने, यानी अर्बन फ्लडिंग, और ना E11 वाला मामला के नाला बिफर गया। तो ये मामलात ना ऐसे हों, इसके लिए हिदायत जारी की जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत जारी की हैं कि प्री मानसून को देखते हुए, चूँकि मुल्क में ज़्यादा बारिशों की पेशगोई की जा रही है, तो जो तमाम नशेबी इलाके हैं उससे मुताल्लिक कहा गया कि पूरा एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, कहीं पर नाले चौक हैं तो उनको साफ किया जाए, बहुत अहम है। इसी पर आज हम बात करेंगे DG मेट महार साहबजाद खान साहब से, उनसे ओवरऑल मुल्क में जो जारी सिचुएशन है वेदर की, उस हवाले से बात करेंगे। और ऐसे में अगर वो महकमों को इस हवाले से कोई अलर्ट या कोई तंबीह करना चाहते हैं तो भी उनसे उनकी तजवीज़ जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम महार साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, कैसी है आपकी सुबह? बिल्कुल खैर खैरियत है जी। मौसम वाकया जैसा कि आपने बताया है कि थोड़ी सी तब्दीली आई है और इस तब्दीली के ज़ेरे असर जो है वो पंजाब के अक्सर इलाके जो हैं कल आंधी या बारिश की लपेट में थे। कहीं पे ज्यादा आंधी की रफ्तार नोट की गई है, बल्कि इवन परसों लाहौर एयरपोर्ट पे आंधी की रफ्तार 160 किलोमीटर थी। और अच्छा। बारिश भी कुछ इलाकों में हुई, लेकिन फैसलाबाद और उसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे ओले भी तकरीबन पड़े। और जंग में भी अच्छी बारिश हुई और इसका असर जो है आपके सिब्बी जो सबसे ज्यादा गर्म था पिछले दिनों, वहाँ पे भी 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल का देखा जाए तो कल भी जेलम में 32 मिलीमीटर थी, इस्लामाबाद में भी अच्छी खासी बारिश थी। तो असरात प्री मानसून बारिशों ने दिखाने शुरू कर दिए हैं। ये अगले 2 दिन के बाद इनमें ज्यादा शिद्दत आने का इम्कान है और मौसम जो है मजीद जो है वो थोड़ा सा गर्मी का जोर टूट जाएगा। अच्छा, चलिए सबसे पहले तो जरा ये बता दीजिए कि प्री मानसून की पहली झड़ी कब बरसने को है, कब लगने को है, ताकि हमारे नाजरीन जो उससे अलर्ट हो जाए। इसके बाद हम आपसे डिटेल में आगे बढ़कर बात करेंगे कि मौसमी असरात किन किन इलाकों को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। ये देखें जी, ये ज़ेरे मानसून की प्री मानसून की बारिशें जो होती हैं वो आइसोलेटेड होती हैं। वो जैसे होता है ना कि वाइड स्प्रेड नहीं होती। तो ये जो आजकल चल रहा है सिलसिला, ये प्री मानसून का शुरू हो गया है। जैसा कि हमने बताया था कि 11 से ये शुरू हो जाएंगी और जो है मुख्तलिफ इलाके जो हैं पाकिस्तान के वो इसके ज़ेरे असर आएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी शिद्दत आएगी। अगले जो है ये 16 से या 15 की रात से थोड़े से ज़्यादा इलाके जो है यानी जनूबी पंजाब तक भी इसके जाने के चांसेस हैं। और ये हमारे ऊपर जो हमारे हिली एरियाज है यहाँ तो अच्छी खासी बारिश इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्री मानसून की बारिश जो है वो हो जाएगी। सही सर, हिली एरियाज में तो यूं भी बारिश हो जाती है। अब चूंकि बात प्री मानसून की और आपने कहा कि इस्लामाबाद और पंजाब में जो आइसोलेटेड रेन शावर्स हैं वो हो रहे हैं, मैं बात सिंध की करना चाहूँगा। सर, सिंध में प्री मानसून का आगाज़ कब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ तो अभी बारिशें उस तरह से नहीं स्टार्ट हुई? अब
बारिशें मैंने बताया ना कि असल मसला सिलसिला जो होता है ना मानसून का, वो वाइड स्प्रेड होता है। यानी पूरे इलाके में जैसे एक स्पेल आया साउथ ईस्ट से और पूरे इलाके में फैल गया। लेकिन मानसून भी जब प्री मानसून भी थोड़ी सी, जैसे मैंने बताया ना कि 2 दिन के बाद ये हमारे पंजाब के इलाके, कश्मीर के इलाके, KPK के इलाके, वो इसकी ज़द में आ जाएंगे। और आगे आने वाले दिनों में प्री मानसून की बारिशें भी अच्छी लग रही हैं कि जी ये भी हमें काफी सपोर्ट टेम्परेचर के हिसाब से भी और पानी के हिसाब से भी दे जाएंगे। एक बात और बताइएगा सर कि इससे पहले हम जिक्र 2020 28 अगस्त का भी कर रहे थे और हम जिक्र 28 जुलाई 2021 का भी कर रहे थे E11 का। अब वो तो मानसून था, लेकिन मैं जानना ही चाह रहा हूँ कि प्री मानसून में जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि ज़्यादा बारिशों की जिस तरह उम्मीद है, तवक्को की जा रही है, महकमा मौसमियात की तरफ से जो बताया कि नहीं आपकी तरफ से बताया गया, तो ऐसे में महकमा जो दीगर महकमे वो अलर्ट रहें। क्या प्री मानसून में कहीं पर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वहाँ पर भी ज़्यादा बारिश हो सकती है और वहाँ पर मसला हो सकता है? देखें जी, ये बिल्कुल हो सकता है। जैसे मैंने बताया ना कि 2 दिन पहले फैसलाबाद और उसके आसपास मुल्हिका इलाके जो है, वहाँ पे अच्छी खासी जो है हेलिंग रिकॉर्ड की गई है। तो ये ऐसे इवेंट जो होते हैं ना, वो हो जाते हैं। किसी जगह पे कोई ऐसा सिस्टम बन गया जहाँ पे बारिश एकदम ज्यादा होगी और कई इलाके उसके साथ खुशक रहे, तो ये हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको रद्द नहीं किया जा सकता। बारिश आजकल आपको पता है कि जी यही हमारे जो क्लाइमेट चेंज का जो है सबसे बड़ा जो है कि जी कहीं पे ज्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पे कम हो जाती है। ठीक, महर साहब एक सवाल मैं आपसे ये भी लेना चाह रही हूँ। याद होगा आपको जब 28 जुलाई 2021 में 11 में बहुत बुरे वाकयात रूनुमा हुए थे बारिश की वजह से, तो उस वक्त हमने ये भी देखा कि बहुत सारे इदारों की तरफ से कहा गया कि महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी ना किया था और क्लाउड बर्स्ट एक्टिविटी जो थी वो रूनुमा हुई थी, जिसकी वजह से फिर हमने ये देखा कि मौसम जरा ज्यादा खराब हो गया। तो मुझे वहां पर ये बताइए, क्लाउड बर्स्ट ये क्या वाकयात होते हैं, ये क्या मौसमियाती तब्दीली होती है, जरा हमारे नाज़रीन को भी आगाह कीजिएगा, और क्या इस किस्म के इम्कानात रोशन हैं? बिल्कुल जी, ये ऐसे होता है कि जी एटमॉस्फेयर में पैकेट्स बन जाते हैं कि जी कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, कहीं पे कम हो गया। जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया और क्लाउड जो है वो एकदम अकमलेट होके और नीचे उसके वो होता है, एटमॉस्फेयर गर्म होता है, तो वो एकदम पानी जो है वो एक जगह से ही, क्लाउड जो है ना वो एक जगह पे बस जाते हैं। तो इस तरह के फिनोमेनाज होते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये ज्यादातर यही होता है कि जी हिली एरियाज हमारे जो होते हैं या इनमें ज्यादा बनते हैं कि चूंकि वहाँ पे सरफेस और लैंड में काफी ज्यादा फर्क होता है और इस तरह का फिनोमेना हो सकता होता है। तो इस दफा भी इसको रद्द नहीं किया जा सकता, किसी इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे कि जी आगे आने वाली मानसून। ठीक है, महार साहिबजाद खान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और प्री मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इससे पहले हम दूसरी स्टोरी पर चलें, जरा इसी से एक जुड़ी की एक्सप्लेनेशन मैं जरा नाजरीन को देना चाहूंगी। जब E11 का वाकया हुआ था, क्योंकि मैं खुद E11 की रिहायशी हूँ, और जब वहां पर सफाई का निजाम शुरू हुआ, क्रेन मंगवाई गई और गंद उठाया गया, तो आप यकीन कीजिए नाले में से जो जानवरों के फुजलात थे वो इकट्ठे किए गए, क्योंकि कुर्बानी अभी हाल ही में गुजरी थी और ईद का गालिबन तीसरा या चौथा रोज था जो वहां पर नाला बिफर गया था। इस बार भी चूंकि कहा यह जा रहा है कि जुलाई के बिल्कुल आगाज में मॉनसून शुरू हो जाएगा, 9 या 10 की ईद आ रही है, तो कोशिश के लिए, ये सिर्फ मैं 11 की बात नहीं कर रही हूं, जहां भी कहीं पर नाले पाए जाते हैं या नदी मौजूद है, वहां पर आप जानवरों के फुजलात या फिर प्लास्टिक वगैरह प्लीज मत फेंके। और अगर ऐसा है भी तो इदारों को चाहिए कि वहां पर सफाई सुथराई का निजाम पहले से ही बेहतरीन करके रख लें, ताकि मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात रोनुमा ना हो। चलें आगे बढ़ते हैं और अब बात हम करेंगे बजट की। बजट तजावीज़ की बात करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, यानी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश किया गया, जब उसकी बात कर रहे हैं तो ऐसे में नज़र ये आया कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं या पिसा हुआ तबका, कमज़ोर तबका, इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह सब्सिडी इनको दी जाए। और एक ट्वीट भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने किया और कहा है कि जो अमीरों के गैर पैदावारी असासे हैं इन पर टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। और बचत तजावीज़ की जब हम बात करें तो इसमें नए माली साल के बजट में हम देख रहे हैं कि सोलर पैनल्स की दरामद और मकामी सप्लाई को सेल्स टैक्स से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। बजट तकरीर के मुताबिक जो 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं सारिफीन, उनको बैंकों से आसान कर्जा मिल सकता है ताकि वो सोलर पैनल्स इंस्टॉल कर सकें।
ये जो हम बात सोलर पैनल्स की आज कर रहे हैं और तवानाई के बहरान पर काबू पाने की करते हैं, तो उसमें जनरली हमें डिस्कस करते हैं कि जब सोलर पैनल पे कन्वर्ट करते हैं अपने घर को या ऑफिस को, तो 3-4 साल लगते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपने की होती है वो सारा पैसा वापस आ जाता है, बल्कि उसके बाद आप बिजली समटाइम्स बेचते भी हैं। ऐसा भी रिवर्स मीटर आप लगवा सकते हैं, ताकि अगर आप बिजली ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो आप सिस्टम में भेज दें। जिस भी शहर में आप हैं, कराची में तो के इलेक्ट्रिक, इस्लामाबाद में तो ISCO, तो जहाँ भी आप मौजूद हैं आप सिस्टम में बिजली भेज सकते हैं, तो उसके फिर पैसे आपको मिलते हैं। तो जब हम ये बात करते हैं तो ये बड़े अहम सवाल भी होते हैं कि अच्छा घर है, 5 मरले का है, 10 मरले का है, ये ऑफिस है, ये हमारी कंजम्पशन है, तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, इन्वेस्टमेंट कितनी होगी। चूंकि इस पर हम उस तरह से आगाही नहीं दे सके, बहुत कम लोग हैं अभी भी जो सोलर पैनल्स पे कन्वर्ट कर पाए हैं। ऐसे ही है। और इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड शाहजहान मिर्जा साहब। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर। इंतहाई अहमियत का हामिल ये फैसला है जो कि मौजूदा वक्त की जानिब से उठाया गया है, और हुकूमतें कुछ इस किस्म की तजवीज़ ही मंजर आम पर लेकर आती हैं और पॉलिसीज बनाती हैं जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचे। सबसे पहले तो ये बताएगा कि नेशनल लेवल पर हमें कितनी एनर्जी हम इसे सिक्योर कर सकते हैं, और दूसरा ये भी कि वो एनर्जी जो है उस तवानाई को जब हम लोग इकट्ठा करके रखेंगे, जमा करके रखेंगे, तो किस हद तक मौसमी बहरान पर काबू पाने में मदद मिल सकती है इससे। चले कुछ टेक्निकल इशू है सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। हम कोशिश करते हैं कि इसको हम फिक्स करें और फिर इस पर आपसे राय भी लें। और जब हम बात करते हैं सोलर पैनल्स की और इनको इंस्टॉल करने से मुतालिक, तो हम ये भी जानते हैं सभी कि आइंदा आने वाले वक्तों में जिस तरह हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ज़्यादा हो रही हैं, जैसे उसकी किल्लत हो रही है, तो अगर पाकिस्तान डिपेंडेंट हो कि हमें ऑयल लेना है और फिर हमें फर्नेस ऑयल लेने के बाद बिजली प्रोड्यूस करनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या है। एट द सेम टाइम अगर सोलर पैनल लगा होगा, सूरज की शुआओं से हम वो बिजली हासिल कर पाएंगे, यूटिलाइज़ कर पाएंगे, तो ये कितना एक अहम है हमारे इन्वायरमेंट को सेफ़ रखने के लिए। क्योंकि ज़ाहिर है अगर फर्नेस ऑयल नहीं जलाएंगे, इन्वायरमेंट पोल्यूट नहीं होगा। सोलर पैनल्स हैं एक ऐसी एनर्जी है कि ग्रीन एनर्जी भी इसको कह देते हैं कि इससे हमारे जो इन्वायरमेंट है वो मुतासर नहीं होता। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड शाहजहां मिर्जा साहब से रब्ता हमारा बहाल है। सर प्लीज़ अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। ये एक बड़ा अहम मौजू है क्योंकि जो फ्यूल की, तेल की, कोयले की कीमतें हैं मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। हमारे कोयले की जो कीमत हम बाहर से मंगाया करते थे $90-100 पर टन के हिसाब से, आज वो बढ़ के $350-360 पर टन पे चली गई है। तेल का भी आपको पता है कि वो $120 पर बैरल और इस तरह से जो है इस सतह पे चला गया। हमारी चूंकि काफी सारी जो जनरेशन है वो इस पे बेस्ड है, इंपोर्टेड फ्यूल पे, ऑयल पे और कोल पे, तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए और पावर सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है, हम जो हमारे कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनको उतना चार्ज नहीं कर सकते टैरिफ के हम पूरी अपनी प्राइस और कॉस्ट रिकवर कर लें। जिसकी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी हो रही है क्योंकि फ्यूल हमारे पास कम है और रिसोर्सेज कम है। फिर ये है कि जब आप बाहर से तेल या कोयला मंगाते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जो है बहुत सारा रिक्वायर्ड होता है, वो भी हमारे मुल्क में इस वक्त एक शॉर्टेज उसकी चल रही है। तो इसका जो बेहतरीन हल है वो यही है कि हमारे जो लोकल रिसोर्सेज हैं, मुकामी रिसोर्सेज हैं बिजली बनाने के, वो इस्तेमाल किए जाएं। उसमें हाइड्रो भी है, विंड भी है, लेकिन सोलर एक ऐसी चीज है जो सूरज की तवानी है, वो तो हर जगह अवेलेबल है। हमारे हिसाब से लाखों मेगावाट पाकिस्तान में बन सकते हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इस मामले में रिच कंट्री है कि ये रिसोर्स पाकिस्तान के पास साल के 12 महीने अवेलेबल है। कभी सर्दियों में थोड़ा टाइम कम हो जाता है, गर्मियों में तो ये बड़ा लंबा टाइम है, 12, 13, 14 घंटे का टाइम है जिसमें सोलर एनर्जी अवेलेबल है। इसमें जो अभी तक काम हुआ है, तकरीबन हमारे पास जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनको हम ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट कहते हैं, बड़े प्रोजेक्ट हैं 50 मेगावाट 100 मेगावाट वाले, वो 2570 मेगावाट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन हमारा टारगेट जो है वो बहुत बड़ा है। मैं पहले आपसे बात करना चाहूंगा थोड़ी सी जो ऑन ग्रिड है, यानी जो ओवरऑल हमारे ग्रिड सिस्टम में हम करना चाह रहे हैं। अब हमारे टारगेट ये है कि 2030 तक हमने ये जो अभी 2500 मेगावाट है, इसको बढ़ा के हमने जो है वो 12,500-13,000 मेगावाट पे लेके जाना है। इसमें 7,000 मेगावाट का हम सोलर ऐड करेंगे क्योंकि सोलर इस वक्त टेक्नोलॉजी में सबसे सस्ता है। इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो 3 से 3.5 US सेंट्स आ रही है। पाकिस्तान से बाहर तो ये कॉस्ट और भी कम है।
तो एक तो हम ये काम करने जा रहे हैं कि हम बड़े पैमाने पर सोलर को ला रहे हैं, ग्रिड पे ऑन ग्रिड सोलर ला रहे हैं। दूसरा जो काम जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, जहां पे हमारे छोटे कंज्यूमर, हमारे जो आम आम सार्फिन है, वो इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है, हम इसे कहते हैं नेट मीटरिंग सिस्टम। ये शाहजहां पाकिस्तान साहब, सर इससे पहले कि आप गुफ्तगू को आगे लेकर जाएं, चूंकि आपने कहा ऑन ग्रिड आप लेकर आ रहे हैं, सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे, तो मैं यहीं पर एक राय या कमेंट लेना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके से गवर्नमेंट उस तरफ बढ़ेगी, पाकिस्तान उस तरफ बढ़ेगा कि ऑन ग्रिड हम सोलर पैनल्स पे कन्वर्ट करेंगे, क्या एक आम सारिफ को बिजली सस्ती मिलेगी? बिकॉज ज़ाहिर आए दिन हम सुनते हैं यूनिट महंगा हो गया। जी जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि इस वक्त जो सोलर यूनिट की कीमत है वो 3 से 3.5 सेंट जो है वो बनती है, यूएस सेंट्स। तो अगर आप उसको रुपये में कर लें तो वो 6 से 7 रुपए बनती है। लेकिन आज हमारा जो कोयले वाला या इससे तेल से बिजली बनाने वाला यूनिट है, वो तो तकरीबन 30-35 रुपए पे चला गया वो इन प्राइसेस के साथ। तो जब ओवरऑल हमारे ये बिजली आएगी जो कि सस्ती होगी, तो एवरेज प्राइस हमारी कम होगी, हम अपने सार्फिन को जो है कम कीमत पे बिजली दे पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा मकसद है कि हम एक तो सस्ती बिजली प्रोड्यूस करें, ये बिजली जो है वो जिसको हम कहते हैं क्लीन और ग्रीन, साफ भी है और ग्रीन एनर्जी है, कोई इसके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट भी नहीं है। तो ये इस हर हिसाब से एक बहुत अच्छा काम है जो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। सर जरा ये भी बता दें कि जब हम सोलर पैनल पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितनी मुद्दत में वो की गई इन्वेस्टमेंट जो है वो हमें पे बैक करना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद हम मुफ्त बिजली जो है वो कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो इसका जो टाइम पीरियड है वो 4 से 5 साल है। अभी शायद थोड़ा सा बढ़ जाए क्योंकि सोलर पैनल पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं और डॉलर की चूंकि कीमत काफी बढ़ गई है, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, शायद 6 साल तक चला जाए। और दूसरा जो पिछले सप्लीमेंट्री बजट में जिसकी तरफ आपने इशारा किया, 17% सेल्स टैक्स लगाया गया था, जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो 17 नहीं तकरीबन 20% आ रहा था कीमत पे, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था उसकी प्राइस इंक्रीज का। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत जबरदस्त काम किया है कि इस बजट में वापस लेने की प्रपोजल दी है। वो वापस हो जाता है तो हम फिर जो इसका जो पे बैक पीरियड जिसको हम कहते हैं वो 5 से 6 साल होगा, और उसके बाद जो है वो हम फ्री बिजली कंज्यूमर यूज कर सकेंगे। ये एक नेट मीटरिंग की स्कीम है, और इसमें होता ये है कि रूफटॉप पे अपनी छत पे आप सोलर पैनल लगा लेते हैं, और दिन के टाइम अगर आप बिजली कम यूज कर रहे हैं तो वो बिजली जो है वो आप ग्रिड को बेचते हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ग्रिड को। और शाम के वक्त चूंकि सोलर नहीं होता तो शाम के वक्त आप ग्रिड से बिजली ले रहे होते हैं। तो ये जो ग्रिड्स को आप बिजली दे रहे होते हैं, ये भी गवर्नमेंट या जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जैसे इस्लामाबाद में आइस्को है, ये तकरीबन 10 रुपए फी यूनिट आपसे खरीद रही होती है। तो दोनों तरफ फायदा मिल रहा होता है। एक तो आप जो बिजली खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो फायदा है, वो आपको 4-5 साल के बाद फ्री बिजली मिलना शुरू हो जाती है। दूसरा, जितनी आप ज्यादा जनरेट करते हैं वो आप इनको सेल कर सकते हैं टू द कंज्यूमर, सॉरी टू द डिस्कोस। नतीजा उसका यह है कि आपका बिजली का बिल बहुत कम हो जाता है। ऐसे भी लोग हैं जिनका बिल जो है वो कई दफा 200 रुपए आता है, कई दफा आता ही नहीं है जब वो बिजली कम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये स्कीम जो है नेट मीटरिंग की 2015 में शुरू हुई थी, लेकिन शुरू में जब ये स्कीम शुरू हुई तो लोगों को बहुत शिकायत थी जी कि लोग क्वालिटी के पैनल नहीं लगा रहे, कोई आफ्टर सेल सर्विस नहीं मिल रही, सिस्टम खराब हो जाता है। तो उसका कुछ सिस्टम नहीं, उसके लिए 2018 में अल्टरनेटिव एनर्जी बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया कि हमने एक सर्टिफिकेशन रेगुलेशन बनाई कि सिर्फ वो लोग ये सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे जिनके पास एक रिक्वायर्ड जो है वो स्किल सेट होगा, इंजीनियर होंगे, उन्हें पता होगा, और उसके लिए हमने एक क्राइटेरिया बनाया उनको सर्टिफिकेशन देने का। फिर उस क्राइटेरिया को हमने 2021 में पिछले साल दोबारा रिवाइज किया, उसको सिंपल किया। उस क्राइटेरिया का फायदा यह है कि हमने एक पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिए हैं कि इस क्वालिटी के सोलर पैनल लगेंगे, इस क्वालिटी के इन्वर्टर लगेंगे, और इतने पीरियड उनकी गारंटी होगी। जैसे हम कहते हैं ये जो इन्वर्टर लगेगा उसकी कम से कम 10 साल की वारंटी होगी, सोलर पैनल की 25 साल की वारंटी होगी। तो इससे कंज्यूमर्स को बहुत फायदा होगा, आफ्टर सेल सर्विस में भी फायदा है। तो ये एक एडीबी का बड़ा इनिशिएटिव है। साहब एक मुख्तसर सा जवाब मुझे बस दे दीजिए आप लास्टली। हमने अक्सर सुना है कराची में कहते हुए कि इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा जाता है कि पीछे से तो बिजली आ रही है लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस में फॉल्ट हो गया, ये मसला हो गया, तो हम बिजली सार्फिन तक पहुंचा नहीं पा रहे क्योंकि विफाक और सूबे की तरफ से दो अलग अलग मुतालबात या बयानात सामने आ रहे होते हैं। अगर एक सारिफ घर में सोलर पैनल लगाता है तो क्या उसका भी कोई कन्वर्जन होगी ट्रांसमिशन लाइंस के साथ, या फिर डायरेक्ट क्योंकि आपने सोलर पैनल लगाया आपके घर की तारों से वो अटैच्ड है तो आपको बिजली फौरी तौर पर मिल रही है, या फिर वहां पर भी कोई ना कोई ऐसे मसाइल पैदा होंगे? ये इसमें यह है कि दो तरह के सिस्टम है। अगर तो आप बैटरी बैकअप वाला सिस्टम लगाते हैं, साथ बैटरी लगाते हैं, तो फिर तो आप अपनी बिजली जो है वो आपको मिलती रहेगी।
लेकिन जो दूसरा सिस्टम है जो कि सस्ता सिस्टम है, बैटरी वाला महंगा सिस्टम है, सस्ते सिस्टम में ये प्रॉब्लम जरूर है कि जब आपकी ग्रिड से बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं मिल रही, तो आप अपने सिस्टम की बिजली भी यूज नहीं कर सकते। तो जहां पे ये लंबी लोड शेडिंग चल रही है, जैसे आप कराची के मसाइल बता रही हैं, तो उसमें तो ये है कि बैटरी के साथ सिस्टम लगवाएं, वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन ये है कि आपको 24 घंटे की सप्लाई उससे मिलती रहती है अगर लोड हो। सप्लाई मिलेगी अगर आप बैटरी वाला सिस्टम लगाएंगे। थैंक यू सो मच सर, साथ मौजूद थे आप और हमसे अलग गुफ्तगू कर रहे थे। अब ये हम सब की भी थोड़ी जिम्मेदारी है कि हम स्प्रेड द वर्ड, लोगों से गुफ्तगू करें, इस जिम्मेदारी को कायल करें, चूँकि कुछ लोग रिजिड होते हैं, वो नहीं सोचते, नहीं नया सिस्टम एक्सेप्टेंस नहीं होती। तो इस बारे में हम सबको अपने बड़ों को बिल्कुल आगाही देने की भी ज़रूरत है कि नहीं, लेट्स कन्वर्ट आवर हाउस एट दिस पॉइंट, ताकि हम अनइंटरप्टेड सप्लाई को यकीनी बना सकें। और ये इसलिए भी है चूँकि हमें अपने माहौल को साफ़ रखना है, हमें ये कोशिश करें कि खुद भी पैसा बचाएं और हुकूमत का पैसा भी बचाएं, वरना हुकूमत भी ज़ाहिर है फर्नेस ऑयल लेगी और उसमें हुकूमत का पैसा बचाने में हमारा अपना फायदा है, हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, जब आपके टैक्स का पैसा खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा तो हुकूमत की तो मौशी पॉलिसी बेहतर होगी, आपके अपने घर की मौशी पॉलिसी और आपकी अपनी जेब की मौशी पॉलिसी बेहतर होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे। चले बढ़ते आगे। शहंशाह गजल मेहदी हसन साहब को याद करते जिनको मदाहों से बिछड़े 10 बरस बीत गए हैं, 40 बरस तक फन मौसीकी पर राज किया। आज हम जब बात उनकी कर रहे हैं और 10 बरस उनको हमसे बिछड़े हो गए, तो उनकी फ़नी खिदमात पर एक रिपोर्ट है, आइए मिलकर देखते हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सावन हो गया। 4 दहाइयों तक दिलों पर राज करने वाले मेहदी हसन ने 1927 में भारतीय रियासत राजस्थान के इलाके लुवाना में मौसीकी के बड़े घराने में आंख खोली। कम उम्री में ही मेहदी हसन ठुमरी, दादरा और ख्याल समेत कई रागों में पुख्ता हो गए और 8 साल की कम उम्र में महाराज ग्वालियर के दरबार में फन का मुजाहिरा किया। मेहदी हसन ने 1956 में पहली मर्तबा रेडियो पाकिस्तान पर अपनी महसूर कुन आवाज का जादू जगाया और पहली बार 1962 में पाकिस्तानी फिल्म शिकार में सुर बिखेरे। फिल्म में मेहदी हसन की आवाज को कामयाबी की जमानत समझा जाता था। उन्होंने 365 से जायद फिल्मों में गीत और गजलें गाईं। मेहदी हसन ने 25,000 से जायद गीत गाए, जो एक रिकॉर्ड है। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जला जाते। मेहदी हसन का जादू सरहद पार भी सर चढ़कर बोला। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर ये कहने पर मजबूर हो गईं कि मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। मेहदी हसन के नगमे, गीत और गजलें आज भी ज़ुबान ज़दे आम हैं। फ़न मौसीकी की खिदमात के एतराफ़ में इन्हें सदारती तमग़ा बराए हुस्ने कारकर्दगी, तमग़ा इम्तियाज़, हिलाल इम्तियाज़ समेत बेशुमार एजाज़ात से नवाजा गया। 13 जून 2012 को ये अजीम फनकार अपने लाखों मद्दाहों को सोगवार छोड़कर दुनियाए फ़ानी से कूच कर गए। शहंशाह गज़ल के बाद एक और शख्सियत का जिक्र आपके साथ करेंगे कि जिन्हें हमसे पिछड़े 2 बरस हो गए हैं। सबीहा खानम साहिबा का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ कि जिनको बिछड़े हमसे 2 बरस बीत गए हैं। अगर आपके विलादत के हवाले से बात की जाए तो 16 अक्टूबर 1935 गुजरात में आप पैदा हुई और डेफिनेटली जो उनके चाहने वाले हैं, जो इनके ड्रामाज या उनकी मूवीज़ देखते आए हैं, बेमिसाल अदाकारी जो थी वो उनका डंका बचा करता था और बड़ी खूबसूरत जो फिल्में हैं वो उन्होंने उनमें काम किया है। और 1949 में उनकी पहली फिल्म जो आई वो मसूद परवेज़ साहब की फिल्म थी और उस फिल्म का नाम था बेली। अच्छा, और इनकी अगर हम बात करें ऑन स्क्रीन कपल जो मशहूर हुई, तो वो संतोष कुमार के साथ जो इनकी जोड़ी थी इसको बेहद पजीराई मिली। लेजेंड अदाकार की मशहूर फिल्मों में मुखड़ा, हमारी बस्ती, सस्सी, सरफरोश, दो आंसू और ऐसे बहुत से और काम हैं जो कि शामिल हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और ख़पास है मस्जिद नबवी से मुताल्लिक है। अब मस्जिद नबवी में टिक टॉक नहीं बनाई जाएगी। कोई भी टिक टॉकर ये ज़रूर सुन ले कि अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं
एहतराम कीजिए उस जगह का, और ऐसी वीडियोस ना बनाइए, ना अपलोड कीजिए ऐसी एप्लीकेशंस पर, क्योंकि इससे मुतालिक एक कानून भी बना दिया गया और टिकटॉक बनाने पर एक शख्स को वहाँ पर सज़ा हुई है। 3 साल की कैद की सज़ा और 10,000 रियाल जुर्माना जो है उस शख्स को किया गया है, चूँकि उसने एक वीडियो बनाई थी, टिकटॉक अकाउंट से शेयर की थी, तो वहाँ की अदालत ने उस पर मुकदमा चलाया और उसको सज़ा हुई है। ये एक ख़बर थी जो हमने कहा आपसे शेयर करते हैं। और एक ख़बर और भी है, अमेरिकी जस्टिन बीबर से मुतालिक है और उनकी तबीयत से मुतालिक। बिल्कुल, तबीयत में नासाजी है और एक ऐसी बीमारी के बारे में खबर सामने आई है कि जिसे चेहरे का फालिज कहा गया है। और जस्टिन बीबर जो कि वर्ल्ड टूर पर थे और उनका कहना था कि मतलब इनके मुख्तलिफ कॉन्सर्ट्स उन्होंने होस्ट करने थे और वहाँ पर अपनी आवाज़ का जादू जगाना था। बदकिस्मती से चूंकि अब उनकी तबीयत ख़राब है तो वो ये अपना जो वर्ल्ड टूर है वो भी कैंसिल कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने अपने मद्दाहों से माजरत भी की है और साथ ही साथ ये कहा है कि वो उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ गो रहें और दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएं। तो जस्टिन बीबर जो कि चेहरे के फालिज का इस वक्त शिकार हो गए हैं, इंस्टाग्राम पर उन्होंने ये अपनी वीडियो जो है वो अपने सार्फिन के साथ शेयर की है, जिसका अक्स आप इस वक्त साइड विंडो में देख भी सकते हैं। बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से बाद हम बात करेंगे हमारे नन्हे नन्हे से बच्चों के जो कि समर कैंप हमारे नन्हे नन्हे जस्टिन बीबर हाँ नहीं हमारे नन्हे बच्चों की बात करेंगे और उनके हम समर कैंप्स की भी बात करेंगे और ये कि किस तरह से वो अपने आप को मजबूत बनाते चले जा रहे हैं, ताइक्वांडो में नाम बना रहे हैं। लेकिन ब्रेक के बाद अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमेशा शेब आपको एक छोटा सा टीजर देके जाते हैं कि जब वापस आएंगे तो क्या दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे भी, मिलवाएंगे भी, और जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो छोटे छोटे बच्चे अगर इतना कुछ कमाल कर रहे हैं तो हम बड़े घर में क्यों बैठे हुए हैं। और फिर जो पेरेंट्स हैं वो अपना माइंड बना लेंगे, अच्छा ये जो बच्चे घर में इतने तोड़ फोड़ और शोर शराबे करते हैं इन्हें प्रोडक्टिव तोड़ फोड़ पे लगाया जाए और जाके ये तोड़े फोड़े लोगों की उन हड्डियों को जो उन्हें तंग करते हैं, ठीक है। और मजबूत किसको बनाना है, अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को, जिससे पेरेंट्स भी महफूज रहेंगे, बच्चे भी महफूज रहेंगे। और अगर हम ये देखें कि कोई गलत हरकत हो रही है और बच्चे इस काबिल हो जाते हैं तो मुआशरा भी महफूज रह सकेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और आपने तोड़ने फोड़ने की बात की, मैं सिर्फ उसको कहूँगा कि तोड़ने फोड़ने से ज़्यादा फोकस है बच्चों के सेल्फ डिफेंस पर, अपने आप को महफूज रखने पे, बचाने से। आज जब हम बात कर रहे हैं ताइक्वांडो की, क्योंकि समर कैंप्स में जनरली ताइक्वांडो का रुझान हमें ज़्यादा नज़र आता है पाकिस्तान में, और हमें ज्वाइन किया आज मुदस्सिर महमूद ने, जापानी मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट होल्डर हैं और इसके अलावा जॉइंट सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद ताइक्वांडो एसोसिएशन की, पहले भी आ चुके हैं ऑन समर कैंप्स टॉपिक। उनके साथ मौजूद हैं फैज़ान राशिद और इसके साथ साथ अब्दुल हादी। फैज़ान राशिद जो है वो ताइक्वांडो में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंटरनेशनल लेवल पर कई इवेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। तुमने जब नाम अनाउंस किए ना, हादी की स्माइल देखने वाली थी, इतनी क्यूट, इतना शर्मीला कि जिसकी हद नहीं। माशाल्लाह। चले जी, अब्दुल हादी जो हैं वो भी ताइक्वांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तीनों को हम वेलकम करते हैं और स्टार्ट करते हैं उनके ट्रेनर से और मुदस्सिर से पूछते हैं कि दोनों बच्चे ट्रेनिंग में कितने आगे जा रहे हैं। मुदस्सिर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दोनों ज़रा डिफरेंट कैटेगरीज है ना, एक जो है क्लास 7th में है, एक क्लास 3 में जा रहे हैं। आपस में फाइट तो ज़रा इनकी कराएंगे नहीं, तो थोड़ा सा इनकी ट्रेनिंग से मुतालिक बताएं कितने अरसे से ट्रेनिंग ले रहे हैं? अब्दुल हादी ये एक्चुअली ही वाज इन 4 ईयर एज जब इन्होंने स्टार्ट किया था। और इनको 3 साल ऑलमोस्ट हो गए ट्रेनिंग के और ही इज़ डूइंग गुड एंड। और ये येलो बेल्ट पे हैं जी। अभी ये एक्चुअली इनका ग्रीन का जो हमारा जो क्राइटेरिया वो ये पूरा कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई अटैम्प्ट लाइक इनके लिए अभी तक अवेल नहीं हुआ। तो जब कोई बेल्ट टेस्ट आएगा हमारा तो ये ही विल बी। और वो बेल्ट टेस्ट जो होता है वो कितने टाइम की ट्रेनिंग के बाद किया जाता है? ये एक्चुअली हमारा तो वैसे तो नॉर्मली जो है ना वो लोग इसको जो बाकी हमारे जो दीगर जितने भी मतलब क्लब्स वगैरह हैं वो इसको लाइक अर्लियर उसको कर लेते हैं लाइक 3 मंथ्स इतने। हाँ, लेकिन हमारा थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये कि हमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी हम रिकवर करवाते हैं, तो दैट्स वाई हम अगर बहुत ही कम हो जूनियर बेल्ट्स जो होते हैं उनमें हम लाइक अगर येलो टू ग्रीन का है तो उसके लिए हम 6 to 8 मंथ भी ले लेते हैं। तो छोटी एज बहुत होती है ना बच्चों की। तो ऊपर के जो बेल्ट्स हैं वो इससे भी ज़्यादा लंबा टाइम यानी उनको लगता है। अगर वो लाइक अगर एक बच्चा रेड टू ब्लैक जा रहा है तो मे बी उसको 1 ईयर और 1.5 तक भी जा सकता है वो। तो अब्दुल हादी जो हैं वो अभी ग्रीन के लिए ये क्वालिफाइड हैं और ये फैज़ान जो हैं ही इज़ ऑलरेडी ऑन ब्लैक जूनियर एंड ही इज़ जी। तो ये इनका सर्टिफाइड हैं, बल्कि आपको ये ख़ुद भी बताएंगे अपने हवाले से अगर आप इनसे पूछेंगे। फैज़ान ये पोस्टर जो आपका इतना ज़बरदस्त है ये ताइक्वांडो की वजह से है? जी ये ताइक्वांडो की वजह से है, क्योंकि ये गेम करने से हम फिट रहते हैं तो इसलिए हम ठीक पोस्चर्स में भी बैठते हैं। फैज़ान कितना टाइम हो गया आपको ये गेम करते हुए? एज क्या है आपकी? मैं 12 इयर्स का हूँ और मुझे 7 इयर्स हो गए। मैं 2015 से खेल रहा हूँ। ओके। और आपकी बेल्ट तो बड़ी मुनफरद है, ब्लैक भी और रेड भी है, ये क्यों? ये जूनियर ब्लैक बेल्ट है, जो 17 इयर्स से अंडर होते हैं उनको ये बेल्ट दी जाती है। अच्छा, यानी अगर आपकी उम्र 17 साल से ऊपर होती तो आपको ब्लैक बेल्ट मिल जाती, मतलब इतना अच्छा आप माशाल्लाह खेल रहे हैं। तो ये बताएं कि ये जो यहाँ पे तो आप सीखते हैं और इतने अरसे से आप सीख रहे हैं, कभी इसको इस्तेमाल करना पड़ा रियल लाइफ में? किसी ने आपको तंग किया और आपने उसे लगाई हो? फिर एक नहीं, अभी तक तो इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई करे तंग तो फिर शायद इस्तेमाल। कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी शॉपिंग मॉल में हो या कभी कहीं पे मम्मा घूमने गए हो और बारी ना किसी चीज को दिल करे इसको तो मैं बस छोड़ो ना, लेकिन पेरेंट्स का भी ख्याल रखना और अभी भी करना नहीं, अभी अलाउ नहीं किया, कभी ऐसा मौका मिले? नहीं, अभी तक नहीं। और ऐसा करना भी ज़्यादा नहीं है, बुरी बात है, जरूरत भी ना पड़े, अल्लाह करे आपको। अब्दुल हादी आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। नाश्ते में क्या खाया है? बताओ। अब ये नहीं कहना कि नाश्ते के बगैर आए हो आज, हैं? मम्मा ने नाश्ता नहीं कराया, क्यों? मैंगो शेक पिया था। क्या चीज़? मैंगो शेक। मैंगो शेक पिया है ना, यानी इसका मतलब है हम आपकी डेमोंस्ट्रेशन देख सकते हैं। बच्चों के नाश्ते वास्ते मुझे लगता है जब ये ब्रेड अंडे ऑमलेट ना उनके नाश्ते कंप्लीट होते हैं, वो यही घर में अभी यही तो खाया था बस। हाँ, मिल्क शेक तो पिया है सिर्फ। तो सुनाएं, सब तगड़ा है आप, मतलब सही एक्टिव है? ताइक्वांडो ने आपको ताकतवर बना दिया है, खूब एनर्जी आ गई है,
ज़बरदस्त। तो आपके साथ और भी कोई दोस्त यार हैं जो खेलते हैं? जी। हादी, पेरेंट्स चाहते थे कि आप ताइक्वांडो सीखो या फिर आपका खुद का भी दिल था? और अब जब आप कर रहे हो तो कितनी अच्छा फील होता है आपको? अच्छा चलो पहले एक सवाल का जवाब दो। पेरेंट्स चाहते थे कि आप ताइक्वांडो सीखने जाओ या आपका खुद का भी दिल था? मेरा खुद का भी दिल था और मेरे बाबा एक्चुअली स्पोर्ट्स के टीचर थे। अच्छा। इस वजह से मुझे शौक पड़ गया था। ज़बरदस्त। चलें, ये बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपके साथ आज हम शेयर करते हैं। तो सर आते हैं ज़रा बच्चों को लेके इस जगह पर, और थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन भी अगर हो जाए तो क्या ही बात है। हम देखें ना बच्चों ने कितना सीखा है। और आज ये फ़ाइट तो ज़रा हम इनकी नहीं करेंगे बिकॉज स्पेस हमारे पास थोड़ी कम है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, आप गुजर के चले जाइए। अब्दुल हादी, तुम्हें तो मैं ऐसे उठा के यहाँ खड़ा कर दूंगा। चलो जबरदस्त जबरदस्त। चलें जी, आप इधर हमारे साथ खड़े हो जाए जब तक हम देखते हैं कि हादी अच्छा, क्या कर रहे ये हैं। हम लोग इसलिए भी सेशंस कर रहे हैं ओह, वाह। ताकि समर कैंप्स उनके शुरू हो गए हैं, पेरेंट्स को पता हो कि अगर अपने बच्चों को किसी न किसी हेल्दी एक्टिविटी में वो एंगेज करना चाह रहे हैं तो वो क्या होनी चाहिए। तो ताइक्वांडो सॉरी उनमें से एक है। क्या ये और, बच्चा तोड़ेगा इसको? जी, ओह, वाह। बोथ ऑफ देम ये जो है ना हमारे पार्टिसिपेंट हैं समर कैंप के भी, और ठीक है। इनको हम एंटरटेन कर रहे हैं। अब्दुल हादी जो हैं इनके जो थोड़ा सा फादर हैं, और इस तरफ आ जाएगा सर। चलें, अब्दुल आप हादी कर के लीजिए। जो फादर हैं वो भी, हादी आप इस तरफ आ जाओ, आप इस तरफ आ इस तरफ आ जाओ हादी, इस तरफ आ जाओ। चलो, वो बेसिकली खुद भी ब्लैक बेल्ट हैं सही और से। माशाल्लाह। उन्होंने इसको मेरी ब्राउन बेल्ट है सर, इसका मतलब क्या होता है? सख्त मेहनत की जरूरत है। चलें जी, लेट्स अच्छा, सी। ये ड्रॉप से सर एक सेकंड, दोबारा मैं एंगल ठीक करूंगा। हादी थोड़ा सा इस तरफ चले जाओ हाँ, बेटे, बिल्कुल। ताकि कैमरे में नजर आए। जी आप ठीक है। 1 2 3। ओह, वाओ, जबरदस्त। क्या बात है। पंगे नहीं लेने आपने हादी से। जो देख रहे हैं ना, हादी के मोहल्ले में, हादी के एरिया में रहते हैं, अब वो अच्छा, हादी से ये लड़ाई नहीं बच्चों की करेगा। जब आप प्रैक्टिस कराते हैं मदरसे, तो इसकी विड्थ बढ़ाते चले जाते हैं? बोर्ड की जी, जी। इसमें इसका ना एक्चुअली हम वैरायटी चेंज कर लेते हैं। लाइक अभी वुडन बोर्ड है ना, तो बाद में इनकी टाइल्स हो जाती अच्छा, वो हैं तो उससे। अगर आप एंगल फिर से चेंज करें बिकॉज नजर नहीं आ रहा कैमरे पे। मैं क्योंकि एक्चुअली अगर मैं इधर रखूंगा तो ये अच्छा, वुडन अच्छा। बोर्ड जो है ना वो हम पीछे हट जाते हैं, हाँ, आप इस आप तरफ एंगल हो ठीक जाएं, कर आप लें। इस अगर तरफ आप हो पीछे जाएं। हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे। भाई तो जनाब पावर शाउट के साथ। क्या माशाल्लाह, बात है, आला। जबरदस्त जबरदस्त। वाह, और nice। जैसे जैसे इसका मटेरियल चेंज होता है उस पर ज्यादा फिर फोर्स लगती है तोड़ने के लिए। और जो पहला वाला स्टेप था उसमें हादी को मैंने देखा, हादी ने मतलब यानी कि पाँव, टेक्निक different हाँ थी। वो डिफरेंट टेक्निक थी। ये वाला जो इसने पाँव का इस्तेमाल किया, टांग का, वो मुख्तलिफ था। अब देखते हैं एक और टेक्निक आई है। स्नैप, जंप स्नैप। वाह, क्या बात है। और इस टेक्निक का नाम क्या था? ये बेसिकली डिफरेंट किक्स के साथ था। जो पहली थी इसको नैरो छागी कोरियन में कहते हैं, ड्रॉप किक होती है। इसको जो हिट होता है इसका अप टू डाउन होता है, सही सही। ऊपर से इसको उठा के अपने नीचे मारना होता है। ठीक। जो अच्छा। सेकंड थी वो इनका था टर्न करके, इसको मिडल बोलते हैं। मिडल या फेस लेवल पे जब हम इसको करते हैं दिलियो छागी बोलते हैं। लेकिन आपने तो हमारे माहौल को ही गरमा के गुंगला रख के दिया। रख दिया है। और अच्छा, और ये इन बच्चों को आपको कोई खास डाइट प्लान भी देते हैं मदरसे? डेफिनेटली डाइट के बगैर तो ये चीज़ें आप समझते हैं कि ये Okay. एनर्जी वाला ऐसा वो होता है कि इसमें अगर बच्चे डाइट नहीं अगर अच्छी फॉलो करेंगे तो कभी ठीक भी है। वो रिजल्ट नहीं तो दे जब ये पाएंगे। कहे आपसे कि आज नाश्ते में सिर्फ मिल्क शेक पी कर आया हूँ, तो फिर आप क्या कहते हैं? वो इनको पता हम क्या कहते हैं। एक्चुअली आज इन्होंने अर्ली मॉर्निंग जो है ना वो थोड़ा निकलना था, ठीक है। कुछ अच्छा। तैयारी That थी is इस the वजह reason. मैंने कहा से। वरना सोच ये इसमें लाइक इनका ब्रेकफास्ट जो आपको होता है ना वो बैक आ रहा है, स्पेशल थोड़ा सा होता है। कैमरे की तरफ देखिए कीजिएगा। जी, प्लीज। जी जी। आ जाएं जी फैजान। चले जी, फैजान जनाब। अब है बारी फैजान की। हादी आप वापस आ जाएं हादी। ऊपर। या आपने हमारे 7.5 साला नन्हे हादी की जो एक्सपर्टीज है वो और देखी है। हम चाहेंगे फैजान से कुछ ताइक्वांडो मूव्स भी हम देखें। हाँ, आपके बल्कि फैजान आप यहाँ पे पुमजा कोई परफॉर्म कर सकोगे? इधर आओ ना जरा नन्हे Small शैतान। space. दिखाओ तुमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ, जूते के साथ कुछ लगाया तो नहीं है जिससे तोड़ के आए हो? नहीं नहीं, सादा जूता ही है। मैं तोड़ आते हैं, सकता हूँ ये सर अगर इनके शूज इन्होंने ना भी पहने हो तब भी इसी तरह ब्रेकिंग। अच्छा, नाइस। जी, चलें। वो तो हम सेट पे थे इसलिए सही शूज सही का सही, वो बिल्कुल नहीं ठीक है। हुआ, वरना ये ऐसे ही करते हैं। पुमजा कर लें, ठीक है? पहले एक छोटा सा शरीयत खुंगने वाओ, जंबी ताइगुक ओजंग शिजक। अच्छा हाँ, आपको देखना उस कैमरे की तरफ ही है फैजान, उस कैमरे की तरफ देखे करना। आप अपना पोस्टर चेंज कर लो टुवर्ड्स दैट कैमरा। या अब ठीक है।
ये वो बच्चे जो आज सुबह पाकिस्तान देख रहे हैं, ये सेगमेंट बड़ा इंटरटेनिंग है उन लोगों के लिए, और मेरे ख्याल से मुझे लगता है अब वो घर में भी ये ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहेंगे, लेकिन गलत और इधर उधर वाली फजूल मूव्स आप लोगों ने नहीं करनी है। पता चले अम्मी के ग्लास तोड़ दिए नए लाए हुए आप लोगों ने। नए ग्लास तोड़ दो चलेगा, उनके जहेज के ग्लास को तोड़ना नहीं। हाँ, वो जिंदगी भर बाद में भूली जाएगी। वो तो मैं कहती हूँ 2 गिलास ही बच्चे ना तो अम्मी बड़ा संभाल के रखती हैं। वाह 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 वाह, ये मूव्स थी ताइक्वांडो। चलें जी, आप जरा देखते हैं कि फैजान कैसे तोड़ते हैं इन बोर्ड्स को। फैजान का स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसका आपको सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल ठीक करवा देता हूँ। लेफ्ट करोगे, स्पिन स्पिन, वाओ क्या बात है, जबरदस्त फैजान। फैजान कितने टाइम से इस तरह की चीजें तोड़ रहे हैं आप सीखने के बाद? ये जब मैं येलो बेल्ट पे प्रमोट हुआ था उस तरफ मुंह करके जवाब दे बेटा। जब मैं येलो बेल्ट पे प्रमोट हुआ था तो तब से ये मैं ब्रेकिंग कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव। ओके जी, कौन सी करनी है? 360 के अलावा ड्रॉप, लेकिन जंप ड्रॉप करो अगेन। कोई बात नहीं, क्योंकि जगह थोड़ी इसके पास जंप करने के लिए ज़रा से जंप करना है और हमारे पास जगह छोटी है जी, कम है। अच्छा, अभी मैं फैजान का आपको जो लाइक मार्शल आर्ट्स और सॉरी मार्शल आर्ट्स का एक जो स्टूडेंट होता है या प्लेयर होता है उसमें और एक आम जो इंसान होता है उसमें क्या फ़र्क होता है, ये मैं आपको शो करता हूँ। अब्दुल हादी कम प्लीज़। माइक कोई बात नहीं, चले शेव इसके ट्राउजर में मैनेज करें आप, समझे मूसा का काम कर रहे हैं आप। सिट डाउन। बल्कि अगर आप में से कोई इसको अगर करना चाहिए, टाई करना है इसको बांध दूं? हाँ, आंखें मैंने कहा बच्चों कहीं से भी बांध देना है। अरे नाइस, आर यू ओके? साथ आ रही है ना। बोलने का अपने बच्चों को मैं तो अपने बच्चों के साथ ऐसे ही करता हूँ। स्पेशली मूसा को मैं इस घड़ी से बांधता हूँ, इसको दोनों छोटा। अच्छा, आपने ये सुना होगा कि जो मार्शल आर्टिस्ट होता है वो आपको अगर याद हो, एक ब्लैक फॉर्म, एक मैं नाम भूल गया, रमज़ान मेरा ख्याल से उनका नाम था, वो बाद में मुस्लिम हुए थे। वो पहले वो लाइक प्लेयर थे बॉक्सिंग के, और बाद में फिर उनके साथ कोई ऐसा एक फाइट में मिसहैप हुआ था कि उनकी जो लाइट चली गई थी। हाँ, लाइट चली गई थी और वो ब्लाइंड हो गए थे। एंड वो जब ब्लाइंड होने के बाद भी फिर उन्होंने बॉक्सिंग खेली और वो चैंपियन बने थे। ये लाइक 1990 की बात, काफी पुरानी। हाँ, काफी पुरानी बात। आप बताना चाह रहे हैं कि ये जब सीख लें आप, तो चाहे आपको नजर ना भी आए तो भी आपको अपनी मूव्स और अपने स्टेप्स से मालूम होगा कि आपने क्या करना है। ये साउंड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये इन साउंड्स को फॉलो करेंगे। बेस्ट विशेस विद यू फैजान। बॉय बी केयरफुल। और एक नई टेक्निक है, आंखों पे पट्टी बांध के जबलाइन टेक्निक। नाइस, जबरदस्त। ओके, जबरदस्त, कमाल। सच अ लवली मूव फैजान। फैजान बहुत टाइट तो बेल्ट नहीं बांधी थी मैंने। पोस्चर्स लेते हैं ना, जो एक्शंस इसके होते हैं इतने स्टाइलो है, स्टाइलो। ब्लैक बेल्ट इसका तो ये चीजें मतलब उसका बनता है। अच्छा, ये आखिरी एक बोर्ड रह गया हमारे पास, आखिरी लास्ट बोर्ड है। चलें फिर इसके बाद थोड़ी सी गपशप करते हैं, क्योंकि बच्चों को हमने बहुत हिला जुला लिए, इनके स्टीयरिंग थोड़े जरा हम लूज करते हैं। वाओ, एक्सीलेंट फैजान, एक्सीलेंट हादी। आ जाइए आप भी मित्र मुदस्सिर। आज से मैं येलो बेल्ट होल्डर हो गया हूँ। ठीक है, तो आपने सिर्फ छोटी छोटी सी चीजें तोड़नी है, जिसमें तिनके होंगे, माचिस की डब्बियां होंगी। जबरदस्त,
तो ये येलो इज द सेकंड बेल्ट? हाँ जी, ये सेकंड। फैजान, अब थोड़ा सा ये बताओ हमें, घर में कितने बहन भाई हो आप लोग, और क्या बाकी भी इंटरेस्टिंग है ये मूव सीखने के लिए? मेरी 2 बहनें और 1 भाई है, और सारी माशाल्लाह से ताइक्वांडो में कर रहे ओए हैं। होए, फिर तो घर में लड़ाई का कोई चांस ही नहीं है, जी। है ना? और हादी, आप कितने बहन भाई हैं? मेरे कोई बहन भाई नहीं है। ओए होए, तो आप अकेले अकेले ही सब पे भारी हैं। और टीचर कितने सख्त हैं आपके, ट्रेनर कितने सख्त हैं? ये शुरू में तो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आगे जाते हैं तो फिर उनकी ट्रेनिंग सख्त होती जाती ये है। वैसे बिल्कुल ऑपोजिट मैं एक्सपेक्ट किया है जवाब, क्योंकि होता है जी पहले सख्त है, दोस्ती हो जाती फिर जरा बंदा नरम हो जाता है, लेकिन आपका तो उल्टा ही हिसाब है। नहीं, ये इसका ये होता है ना, सीक्वेंस ये होता है, जो ये ग्रो करते हैं ना, तो इनका डिसिप्लिन भी उस हिसाब से फिर बढ़ता जाता है, रिस्पांसिबिलिटी सख्ती बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक है। और लड़कियां भी आपके पास ताइक्वांडो सीख रही हैं, उनकी तरफ रुझान है? बहुत सारी, इंशाल्लाह कभी आपने मौका दिया तो मैं इंशाल्लाह गर्ल्स के साथ भी बिल्कुल सही। गर्ल्स किस तरह से अपने आप को ताइक्वांडो के मैदान में जो है वो मनवा रहे हैं। नेशनल चैंपियन भी हैं ये। जी बिल्कुल, इन्होंने नेशनल में गोल्ड मेडल लिया हुआ लास्ट टाइम, कोरियन एम्बेसडर के नाम से हमारी एक नेशनल चैंपियनशिप होती है। ठीक है। और इनको जहाँ जहाँ खेलने का मौका मिला, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट कोई किया। इंटरनेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल इनका एक्चुअली ना हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रुकावट है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें सपोर्ट नहीं है ना सोसाइटी की तरफ Otherwise से, ना international भी आप, गवर्नमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह हम competition किसी में भी लेकर मैदान में जाएंगे। उतरेंगे, कभी लाइक वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, इतना इंशाल्लाह उम्मीद है हमें। इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। फैजान अब्दुल हादी साथ मौजूद थे, आप छाए हुए हैं और अल्लाह आपको इसी तरह से जो है ना आगे कामयाबी से। ब्रेक में निमटती हूँ, जरा तुम रुको। लेकिन इंशाल्लाह किसी और सेशन में हम कोशिश करेंगे कि वो जो लड़कियां सीख रही हैं ताइक्वांडो, उनके साथ भी देखेंगे कि क्या वो भी इस तरह तोड़ फोड़ करती हैं लकड़ियों के जो क्या और कहेंगे, उस दिन मैं sheets, पूछूंगी शेफ boards से कि हैं। शेफ अब आपका क्या इरादा है? आज तो आपने ये कौन सी बेल्ट बांधी थी? येलो बेल्ट बांधी थी और ब्राउन आपने बांधी रखी है। उस वक्त शेफ की क्या प्लानिंग होंगी छोटी छोटी बच्चियों के मैं सामने? तो लड़कियों को वैसे भी नहीं छेड़ता, मेरा कोई ऐसा इरादा है, चक्कर है ही नहीं, मैं ऐसा हूं ही नहीं, ना मेरा ऐसा कोई रुझान है। अल्लाह माफ करे या अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं मिस्टर आप। एनीवेज एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर कुछ और सेगमेंट्स हमारे साथ हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अल्बिनिज्म डे मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद है इससे मुतालिक शऊर और आगाही पैदा करना और जो एल्बिनोज हैं उनको दरपेश मसाइल की बात करना, उनको दरपेश चैलेंजेस पर गुफ्तगू करना। एक रिपोर्ट तैयार की है वर्ल्ड अल्बिनिज्म डे पर, आइए मिलकर देखते हैं। अल्बिनिज्म एक जिन्याती बीमारी है जिसमें जिल्द और बालों का रंग तब्दील हो जाता है। ये हालत मर्द और औरत दोनों को मुतासिर करती है। ऐसे अफराद को धूप मुतासिर करती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऐसे अफराद को तेज धूप में जाने से एहतियात बरतने की जरूरत होती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने साल 2014 में हर साल 13 जून को अल्बिनिज्म से आगाही का दिन मनाने की करारदाद मंजूर की। अल्बिनिज्म एक ऐसी हालत है जिससे दुनिया भर में लाखों अफराद मुतासिर होते हैं। सितम ज़रीफ़ी ये कि इस हालत के हामिल लोगों को अक्सर इम्तियाजी सलूक और बाज़ औक़ात तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। अल्बिनिज्म से मुतालिक शऊर उजागर करने और इससे दो चार अफराद के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक को रोकने के लिए अल्बिनिज्म से बेदारी का दिन मनाया जाता है। ऐसे अफराद से इम्तियाजी सलूक इनके लिए नफ्सियाती परेशानी का बाइस बन सकता है। आज का दिन अहद करने का दिन है कि हम न सिर्फ अपना रवैया ठीक करेंगे बल्कि लोगों को भी इसकी तरगीब देंगे। आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की बात करेंगे, जिसमें पाकिस्तान की जो वाहिद खातून मार्शल आर्ट फाइटर अनीता हैं, उन्होंने अनीता करीम ने ऑस्ट्रेलवी फाइटर यूएनहा को शिकस्त दी है। बैंकॉक में होने वाली इस फाइट की हम बात कर रहे हैं। ज़ाहिर पाकिस्तान का नाम इन्होंने वहाँ पर रोशन किया है। आज हमें स्काइप पर इन्होंने ज्वाइन किया। फ़ाइट कितनी टफ रही, चूँकि हर राउंड में माशाल्लाह इन्होंने जो एम्पायर्स हैं उन्होंने कहा इन्हीं के हक़ में फ़ैसला दिया, तो मुत्तफ़िक़ा तौर पर ये जीती हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जितने को मुक्के आपने खाए बनता नहीं था ये कहना, दोबारा बोलिए प्लीज। आपने कहा ठीक है, मैंने कहा जितने को मुक्के आपने खाए हैं बनता नहीं था ये कहना। नहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा,
अनीता जरा ये बताइएगा, ये जो फाइट है ये किस तरह रही आपके, मतलब उसके कितने मरहले होते हैं जिसमें आपने कामयाबी से बढ़कर आगे फाइनल तक पहुंचना होता है? ये राउंड कैसा था, एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए इस बार? ये मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइट होते हैं जो कि 5 मिनट्स के 3 राउंड्स होते हैं। तो ये एक ही फाइट होता है और ये बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो हमें हर 2 महीने या 3 महीने बाद एक दूसरी फाइट लड़नी पड़ती है। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इजी नहीं था, काफ़ी मेहनत की इसके लिए और अल्हम्दुलिल्लाह परसों हमने जीता भी। अच्छा, आप गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे ना आप एक नॉर्मल किसी ट्रिप पे गई हुई फिर हमसे बात करें। जो विजुअल हम देख रहे हैं, खूनो खून मुंह, बंदा कहता है ये क्या है। तो इतना टफ है ये, बट स्टिल माशाल्लाह आप, क्योंकि आप जीती भी हैं, अभी आप फिट एंड फाइन, हम साउंड भी कर रही हैं। जानना ये भी चाहते हैं कि जनरल परसेप्शन है कि ख़वातीन नहीं जाती मिक्स मार्शल आर्ट्स की तरफ, तो आपका रुझान इस तरफ कैसे? हम मतलब ये शायद हम लोगों ने खुद ऐसा बनाया हुआ है, तो शायद हमारे माशरे ने नहीं बल्कि हम औरतों ने खुद ऐसा मतलब अपने लिए सिंपल सा कोई रास्ता बनाया कि हम कुछ नहीं कर सकते या हमारे लिए मुश्किल है, हम नहीं कर सकते। तो हमारा, मेरे भाइयों का और मेरा मतलब मेन मकसद यही था कि स्पेशली खवातीन को ये मैसेज देना कि हम हर काम कर सकते हैं, इसमें कोई बराबरी मतलब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, हम सारे फील्ड में हम बराबर आ रहे हैं, तो क्यों ना इसमें भी ये भी काम मतलब ये अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं कि ये किस तरह होता है। तो अनीता ये बताइएगा, अभी आपकी क्या एज है, या यूं कह लीजिए कि जब आपने इसको ज्वाइन किया कितने साल हो गए हैं, ताकि हम लोग ये बता सकें कि वो बच्चियां या वो लड़कियां जो कि पार्टिसिपेट करना चाहती हैं और फिर आके मुल्क को, कौम का नाम भी रोशन करना चाहती हैं और अपना सेल्फ डिफेंस भी करना चाहती हैं, किस एज से आप ये मार्शल आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं? एज डजंट मैटर, आप किसी भी एज में पहले सेल्फ डिफेंस सीखें सबसे पहले, उसके बाद जो फाइटर बनना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। मेरा तकरीबन 6.5 साल हो गए, मैंने 2017 में मिक्स मार्शल आर्ट का फील्ड वो मैंने चुना था, तो वहाँ से मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्पेशली जो इंटरेस्टेड खवातीन हैं, लड़कियां हैं जो अभी ट्रेनिंग भी कर रही हैं पाकिस्तान में और फाइट्स भी लड़ रही हैं, तो वो किसी भी एज से लाइक 10 साल से ऊपर की लड़कियां, 8 साल से, वो किसी भी एज से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकती हैं। और जो एजेड औरतें हैं उनके लिए ये है कि आप एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस तो सीख सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अनीता, 2 बातें, एक मुझे ये बताइएगा, किसी भी इस इंटरनेशनल पे आपकी अपनी रैंकिंग पर किस तरह का फ़र्क पड़ता है, कितना मुख्तलिफ सिस्टम होता है मिक्स मार्शल आर्ट से? बिकॉज मैं पढ़ रहा था आपसे मुतालिक एक और W हासिल करने में आप कामयाब हुई हैं, तो व्हाट डज़ दैट मीन? और दूसरा, आपने भाइयों का जिक्र किया, तो अलूमी करीम चूँकि आपके भाई हैं, वही ट्रेनर भी हैं आपके, उन्हीं की ट्रेनिंग की वजह से आज ये दिन देख रहे हैं हम? ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट ना हो तो कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। फैमिली सपोर्ट की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ, और जो मेरा फाइट कैंप हुआ था वो पूरे मेरे भाई ने मेरे साथ मेरी ट्रेनिंग में हेल्प की थी। और और रैंकिंग किस तरह से फर्क पड़ता है? इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि आप अगर सपोज एक फाइट हार जाते हैं तो दोबारा हमें 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो इसलिए हमें हमेशा ऊपर एक स्टेप ऊपर जाना पड़ता है और नीचे कभी नहीं। तो ये बताइएगा नीता, नेशनली और इंटरनेशनली कितनी फाइट्स हैं जो अब तक आप कर चुकी हैं और जीत चुकी हैं? टोटल मेरी 5 इंटरनेशनली फाइट्स हुए हैं। एमेच्योर फाइट, नेशनली फाइट्स मेरे कुछ भी नहीं थी, क्योंकि मैं पाकिस्तान की पहली और स्टिल वाहिद फीमेल मिक्स मार्शल आर्ट एथलीट हूँ। तो वहाँ पर मेरे पाकिस्तान में कोई फीमेल दूसरी फाइटर नहीं थी कि जिसके साथ मैं फाइट कर सकूं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह और लड़कियां ट्रेनिंग कर रही है, एक दूसरे के साथ फाइट्स कर रही है, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो उस टाइम पे नहीं था, तो मुझे डायरेक्टली इंटरनेशनल फाइट्स मिले थे। तो अभी तक मेरे 5 फाइट्स हुए हैं और 3 विंस 2 लॉस है। और 3 जीती और 2, जब आपने पहले भी कहा कि अगर हार तो 0 से स्टार्ट करना पड़ता है, यानी अगर आप जीतते चले जा रहे हैं तो रैंकिंग आपकी ऊपर जा रही है। एक फाइट आप हारे तो कितना नीचे आए? बिल्कुल 0 पे आ गए या कुछ पॉइंट्स नीचे आए?
आपकी जो रैंकिंग होती है, आप फाइट जब जीतते जाते हैं उतने अच्छे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती जाती है। जब हम फाइट कोई हार जाते हैं तो हमें दोबारा वो मेहनत करनी पड़ती है और इम्प्रूवमेंट दिखानी पड़ती है कि नहीं हमने इम्प्रूवमेंट किया है, हम और एक स्टेप आगे जा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि आपका रिकॉर्ड 0 से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर सपोज हम फाइट हार जाते हैं, अगर मैं फाइट बेल्ट के लिए फाइट करना चाहूँ तो मुझे चाहिए कि हर फाइट में मेरी इम्प्रूवमेंट नजर आए। सही। अच्छा, एक अनीता, मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपसे लेना चाह रही हूँ। जिस तरह के बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, इसलिए उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ नहीं जाने देते, कंसंट्रेट नहीं करने देते, ताकि वो अपना करियर या कोई नौकरी वगैरह वहां पे पीछे ना रह जाए। करियर और एथलीट, ये किस तरीके से चीजें मैनेज की जा सकती हैं एक साथ? क्या ये मुश्किल है या मुमकिन है, ये पॉसिबल है इजीली आप अपना करियर भी कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ साथ? ऑब्वियसली कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो तीनों भाई हैं उन्होंने अपने मास्टर्स डिग्रीज कंप्लीट की हुई है, एमफिल कंप्लीट किया हुआ है, उसके बाद कोचिंग भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के बेस्ट टॉप कोच में आते हैं वो तीनों। तो मेरे भाई उनके लिए एक एग्जांपल है कि उन्होंने पढ़ाई भी की साथ साथ और कोचिंग भी की। फॉर मी, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। हाँ, मैंने इतनी पढ़ाई की जितना मुझे कन्वर्सेशन करनी पड़े, मैंने उतनी पढ़ाई की है। आगे जो मेरा माइंडसेट ये है कि मैं एक चीज में सिर्फ 100% जा सकती हूँ, दो मेरे साथ दो नहीं कर सकती काम। तो मैंने अपने लिए मिक्स्ड मार्शल आर्ट फील्ड चुना। पढ़ाई मैंने पढ़ाई की है, सेकेंड ईयर तक मैंने पढ़ाई की है। एक बात और भी कि चूंकि आपने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ को शिकस्त दी है, यूँ तो शिकस्त दे दी, बट फिर भी जनरली जो दीगर मुल्कों से एथलीट्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी टेक्निक्स, कितना फ़र्क है? वो बचपन से ट्रेनिंग करते हैं, जब 5 साल से 3 साल से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो स्टिल वो 30-40 तक उनकी ट्रेनिंग चलती जाती है। और हमारे लिए ये था कि मैंने आपको बोला कि अभी मेरा 6.5 साल हो रहे ट्रेनिंग को, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उनके साथ बराबरी में चलना, बहुत एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो और आने वाले जो हमारे यूथ है उनके लिए इजी होगा, क्योंकि अभी से उन लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट किया और इंशाल्लाह इसी तरह वो भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह। अनीता, थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थी आप और अपनी सक्सेस को हमारे साथ शेयर कर रही थी, और जिस तरह आप माशाल्लाह आगे जा रही हैं, द फर्स्ट एथलीट यानी मिक्स मार्शल आर्ट्स पाकिस्तान की जिस तरह नुमाइंदगी की और आपने ये फ़ाइट विन की, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। नाजरीन, बढ़ते हैं आगे, और आज ना ज़्यादा हम लड़ाई की बात करें ऐसा तासुर आ रहा है, चूँकि 10 बजे से पहले भी हम ताइक्वांडो की बात कर रहे थे, अभी हमने बात की मिक्स मार्शल आर्ट्स की, तो थोड़ा सा मूड को करते हैं चेंज, टॉपिक को भी करते हैं चेंज, और ज़रा आप ज़रा कोई डांस शांस की बात ना हो जाए। बिल्कुल, डांस शांस की बात करते हैं, वो इसलिए क्योंकि बड़ी ईद आने वाली है, और आपको पता है बड़ी ईद के फौरन बाद चौथे दिन से ही माई और मेहंदी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं, और फिर वो तवातुर के साथ चलते रहते हैं, चलते रहते। तो ऐसे में हमने ये सोचा कि वो लोग जो कि अपना डांस शांस प्लान करें, भाई की शादी हो तो भी बड़ा डिपेंड करता है, फिर उसके साथ साथ आपने कुछ ना कुछ कोई इवेंट करना हो, वहां पे भी बड़ा मैटर करता है। फिर उसके अलावा हमने देखा कि छोटी ईद पर भी काफी सारी मूवीज रिलीज हुई, बड़ी ईद पे भी 3-4 मूवीज जो हैं वो रिलीज होने वाली है। ऐसे में हमारे बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो एक्टिंग तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डांस की, उनकी स्टेप मूव्स ऐसी होती है जो कभी ना कभी किसी न किसी मीम का शिकार भी हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में परफेक्टली कोरियोग्राफी किस तरीके से देखी जा रही है, और क्या हमारे पास ऐसे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं जहां पर ना सिर्फ हमारे हीरोज जो है वो जाके कुछ ना कुछ टेक्निक सीख सकें, बल्कि इसके अलावा जो हमारे छोटे, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो भी अपने डांस मूव्स को पॉलिश कर सके। तो इसी का इंतजाम आज हमने आपके लिए किया है, और हमें ज्वाइन किया है आज कोरियोग्राफी के ट्रेंड और कल्चर की बेस पर जनाब फैजान आहाब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। फैजान, कैसे हैं आप? थैंक यू, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सिखाते तो आप माशाल्लाह खूब हैं, अक्सर वीडियोस आपकी देखते रहते हैं, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि आप फिर कोई सेशन रख लेते हैं किसी पार्क में भी। हाँ जी, पॉपअप जो हैं क्लासेस, मतलब आप अनाउंस करें तो उसमें ज़्यादा लोग आ जाते हैं, बिकॉज अगर आप स्केड्यूल्ड क्लासेस रखें ना तो वो आई थिंक कमिटमेंट का थोड़ा सा मसला हो जाता है कि यू नो आजकल लाइफ सबकी बहुत बिजी है, तो अगर आप अनाउंस करें कि अच्छा इस टाइम इतने बजे आ जाना, एक ही दफ़ा आना है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग शो अप करते हैं। अच्छा, ट्रेंड हम क्या देख रहे हैं? पाकिस्तानी गानों पर डांस का देख रहे हैं या कि
दूसरे बॉलीवुड हॉलीवुड हाँ एवरीथिंग कंबाइंड Everything पाकिस्तानी गाने इनफैक्ट आजकल बहुत पॉपुलर हुए हैं बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग ग्रेट म्यूजिक No हमारे doubt. कोक स्टूडियो ये कश्मीर Beats. बीट्स और पेप्सी के बड़े सारे गाने जो यूथ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है Yes. हमारे सो यू नो लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तानी म्यूजिक तो उस पे भी काफी सारी अच्छा choreography फैजान, हो रही है। हमने इंडिया में तो बहुत ज्यादा देखा है इस चीज को, और हॉलीवुड में भी हम लोग बहुत सारे कॉन्सर्ट्स वगैरह देखते हैं। वहां पर जो हमारे सिंगर्स होते हैं ना, वो स्टेज परफॉर्मर भी होते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्सर्ट जो है वो एकदम उसको बूम मिलता है। और उनकी अगर वीडियोस भी रिलीज होती हैं, नए एल्बम्स आते हैं, वहां पे भी वो परफॉर्म करते हुए अपने मूव्स के साथ नजर आते हैं। पाकिस्तान में इस कल्चर को आप देख रहे हैं आगे आते, क्योंकि अभी तो मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं डेफिनेटली, एक तो खैर वी हैव टू सी कि अभी तो कॉन्सर्ट्स थोड़े हॉल्ट पे थे ना, तो अब जब रिवाइव हो रहे हैं, म्यूजिक भी नई आ रही है, म्यूजिक वीडियोस नई सारी बन रही हैं काफी सारी, तो वो वाली कोरियोग्राफी बेसिक थोड़ी बेसिक है राइट नाउ, बट वो पिकअप करेगी। एंड यू नो वो वायरल वो क्या होता है, रील्स का ट्रेंड आ जी, गया है, जी, सो जी, द जी, स्टार्स जी। देमसेल्व्स आर मेकिंग लिटिल वीडियोस और उनके फैंस और फॉलोअर्स उन्हें जो है कॉपी कर रहे हैं, सो लाइक वो कर सब रहे कुछ कॉन्सर्ट्स में भी आ जाएगा। जबरदस्त। एक गाने की कोरियोग्राफी कितना वक्त लगता है? इट डिपेंड्स, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, डिपेंड्स कि क्योंकि उसकी काम मुश्किल है रिक्वायरमेंट ना। कितनी है, बट मतलब काफी मुझ जैसा कोरा इंसान आपके साथ आ जाए तो कितना वक्त लगेगा नहीं, सिखाने आपको तो मैं मेरा मिनिमम घंटे में मैं आपको एक रूटीन सिखा दूंगा। अच्छा या फॉर श्योर। फिर एक घंटे में इस काबिल मुझे कर देंगे कि मैं अपने पूरे खानदान को इम्प्रेस कर दूं। आप आए उससे कम में कर दूंगा। नहीं, वैसे ये बात है कि फैजान से मेरी बात हुई थी एक शादी पे, लेकिन ज़ाहिर है आप लाहौर में थे उस वक्त, तो मैं यहाँ तब नहीं कर पाई इसको। हाँ जी। अच्छा, तो ये वही फैजान है। ये वही ओके फैजान ओके है। ओके वही फैजान। आई मीन जिक्र ऐसे हुआ था कि मैं डांस सीखना चाह रहा था। तो फैजान, अभी जैसा कि मैंने कहा ना कि रिसेंटली भी बहुत सारी मूवीज रिलीज हुई हैं और आगे भी प्लानिंग्स हैं। हमने अक्सर ऐसी मूवीज में देखा है कि आपकी हीरो डांस करें, लेकिन जो पीछे वाले लड़के लड़के हैं उनकी मूव सिंक नहीं कर रही होती हैं आपस में। ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है यहाँ पर। उस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडस्ट्री आपको कहाँ नजर आ रही है? देखें, बहुत सारा काम हो रहा है, अब बहुत सारे डांस अकेडमीज खुल गए हैं, लॉट ऑफ इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर्स जो पहले थे उन्होंने अपने अपने स्टूडियोज खोल लिए हुए हैं, उनकी अपनी टीम्स हैं जिनको वो थ्रू आउट ट्रेन करते रहते हैं। सो नाउ व्हेन अब टीम्स बनने लग गई हैं ना थ्रू आउट पाकिस्तान, तो वो प्रैक्टिस का मसला हल हो जाता है। सो दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम। पहले ये था कि बस सीख लो और परफॉर्म कर दो जाके, अब ये है कि सीखो, प्रैक्टिस कर करके परफेक्शन पे जाके देन वील टेक यू टू द ओके। अच्छा, और व्हेन इट कम्स टू कोरियोग्राफी, तो सिर्फ डांस तो ज़ाहिर नहीं है, कुछ मूव्स भी हैं, जैसे एड्स में भी हम देखते हैं कुछ ऐसे स्पेशल मूव्स हैं जो ज़ाहिर आप लोग ही सिखाते हैं, वरना तो एड का मज़ा ही ना आए। उसमें कितना पोटेंशियल है, कितना अच्छा काम हो रहा है? पता है, बहुत सारा कुछ एक्टिंग और डांस का ना ओवरलैप कर जाता है। सो लाइक आप अगर स्क्रीन पे सिर्फ फेस भी यू कैन डांस विद योर एक्सप्रेशंस आल्सो। यू नो, एक आईब्रो की मूव से फर्क पड़ जाता है। करके दिखाएं जरा। तो नहीं, बट यू नो, सो इसमें यह है कि नाउ पूरी बॉडी को एंगेज करना सिखाया जा रहा है। आप देखेंगे कि यू नो एक वॉक होती है जैसे, उसको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, और एड्स वगैरह में जो कि छोटे 15 सेकंड्स के भी होते हैं, तो उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा काउंट करती हैं। सो दैट इज व्हाई अ लॉट ऑफ वर्क इज बीइंग पुट इनटू कि यार मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं फैजान को यहाँ पे खड़ा करके ना मैं पूछूं जरा वॉक मुझे थोड़ी सी करके दिखाएं, तो ये आंखों की मुझे मूव्स भी लगा के दिखाएं। वो आप साथ करें फिर। हाँ, वो आप साथ और करें। मुझे भी डांस सिखाएं। वो सिखाने को तैयार है, आप सीखें। यार ऐसे स्टेप्स हो के इज्जत रह जाए, ये ना हो कि वो मुझे कोई और स्टेप्स लगाने को करे तो आए फिर आए जी, आए। मेरे मामला फिर आपको एक स्टेप सिखा दे फैजान थोड़ी देर में। थोड़ी देर में। अच्छा, थोड़ी अच्छा देर में। फैजान, क्या ये एक साइंस है, एक प्रॉपर साइंस है, पढ़ना पड़ता है इसको, समझना पड़ता है इसको? यस एंड नो। देखें, साइंस तो उतना से वुडंट से, बट एकेडमिक डिसिप्लिन तो है पूरा इंटरनेशनली भी। यू नो, अब स्कूल्स में भी आ गया हुआ है, यूनिवर्सिटीज में तो पहले भी था, एज अ सब्जेक्ट इसको लिया जा रहा है, वो वाली रिकग्निशन इसको मिलती जा रही है, बिकॉज ओवरऑल आर्ट्स को रिकग्निशन मिलती इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सिंध ने आई थिंक ये फैसला किया कि म्यूजिक जो है वो सिखाया जाएगा स्कूल लेवल पर। ये बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया गया, और बाकी भी सूबों को इसकी फॉलो करना चाहिए। ऐसा ही है। कभी सुनना पड़ता है आपको फैजान, जब कोई पूछा तो फैजान आप क्या करते हैं, आप कहें जी मैं डांस सिखाता हूं, मैं कोरियोग्राफर, तो ये क्या काम हुआ? स्टिल ये सुनना पड़ता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम इसमें तब्दीली आई है? आई है, सुनना तो खैर बहुत पड़ा था अभी। अच्छा,
अब तो नहीं सुनना अभी भी पड़ता। मतलब कुछ लोग होते हैं वो ये नहीं कहते कि ये कैसा काम है, चुप कर जाते हैं कि अच्छा Okay. डांस। पहले तो होता था कि वो क्या क्यों कुछ और करो। ऑल्सो बिकॉज आई थिंक विद एज ना लोग क्वेश्चन करना छोड़ देते हैं आपको, तो या आप वरना- आदी हो जाते हैं। या नहीं, बट जनरली एक्सेप्टेंस बहुत है, एंड आई विल टेल यू व्हाई अगेन, वही सारी बात कि स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में ये ट्रेंड आ गया हुआ गया है। है, तो हाँ। एंड दिस न्यू जनरेशन, हमारे पास इतना एक्सपोजर है थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू टिकटॉक, थ्रू ऑल ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, इंटरनेट से इतना कुछ मिल जाता है कि लाइक बहुत वाइड स्प्रेड हो गई है अवेयरनेस। Okay. तो काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस भी है, व्हेन समवन सेज कि अच्छा हम, और इतने सारे पॉप अप हो गए हैं, लाइक देयर आर सो मेनी प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स इन द बिल्कुल, इंडस्ट्री नाउ, तो यू नो लोग मानने लग गए हैं। अच्छा, तो you know। फैजान, सोसाइटी में कितना पॉजिटिव चेंज आ रहा है इससे? आपको लगता है कि मतलब हम जो, क्योंकि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता कोई हादसा रोनमा हो जाता है कि आप हफ्ते हफ्ते 2-2 हफ्ते पूरी कौम डिप्रेशन में रहती है, तो इस किस्म की एक्टिविटीज आपको जरा उनसे निकालने में भी बड़ा मदद देती हैं। जी, there's एक तो number one pure entertainment. Number बिल्कुल। two, health wise it's really good. So there's a lot of trend towards the Zumba and you know like जी, fitness जी, kind जी, of जी, dance. Third is जो है अपनी involvement ना culturally it's making, so you know like पहले कुछ करने को नहीं होता था, अब होता है। So you announce a dance class, लोग आ जाते हैं because you know it's more fun. Plus हम as a nation बड़े celebration में believe करते हैं। You know हमें तो मौका चाहिए होता है कि उठ के हम बस डांस करना शुरू करें। A grade आया वही खड़े खड़े खुशी से भी start dancing। तो you know like अब जब expression के मौके मिलते जा रहे हैं लोगों को, तो वो साथ साथ करते जा रहे हैं। अच्छा, यूं तो बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जब हम कोरियोग्राफी की भी बात कर रहे थे, एक आपने एड कल्चर की बात की, एक मैंने मूवी और शादी कल्चर की बात की, क्या इससे डिफरेंट भी कोई किस्में, कोई टाइप्स हैं? जी डेफिनेटली, आप देखें कि रैंप पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हमारे फैशन वीक्स बहुत एलैबोरेट होते जा रहे हैं। देखिए ना, आपने कितना अच्छा पॉइंट हाईलाइट एब्सोल्युटली किया। वो है हमारे, प्लस लाइक आपके नॉर्मल शूट्स भी, अब जो फैशन शूट्स होते हैं वो आप नोटिस करेंगे कि स्टिल्स से वीडियोस की तरफ Yes. जाते हैं। जी, जी, नाउ दोज जी। वीडियोस आर आल्सो नॉट कि बस हम खड़े होकर कपड़े दिखा रहे हैं, लाइक उनमें ट्विर्ल कैसे करना है, बिल्कुल, एंड देन बिल्कुल, इसके साथ साथ फिल्म मेकिंग की तरफ भी ज़्यादा से फोकस होता जा रहा है, बिकॉज एंगल्स कैसे लेने हैं, हाउ टू कैप्चर द मूवमेंट राइट, यू नो वो वाली टेक्निकलिटीज की भी साथ साथ अवेयरनेस होती जा रही है सही। लोगों को। अच्छा ठीक है, आप एक सवाल। कोई कैरियर की तरफ आना चाहे एज अ कोरियोग्राफर, तो क्या हमारे पास इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, हमारे पास प्रॉपर क्लासेस? देखिए अभी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स तो नहीं है। ठीक द है। फर्स्ट स्टेप वाज कि हम स्टूडेंट्स ट्रेन करना शुरू करें। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेल्फ टॉट, अ लॉट ऑफ पीपल हैव, मतलब मेरे भी एज तो घर पे शुरू हुआ था, मेरी अम्मी सिखाया करती थी। Okay. वहाँ से फिर जो है यू नो कुछ इंटरनेशनल कोर्सेज जाके किए, तो फिर अवेयरनेस आई कि सिखाना कैसे है। तो करियर भी आई वुड से कि पोटेंशियल है, इंडस्ट्री बन रही है। अभी आई वुड ऑनेस्टली से कि व्हाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस मेरी अपनी भी एक जॉब है, सो समथिंग बिल्कुल नीड्स टू ठीक। पे द बिल्स। ये जनरली इट विल टेक अ फ्यू इयर्स। ये एनी काइंड ऑफ आर्ट्स के आप देख लें, विजुअल आर्टिस्ट के भी यू नो प्रैक्टिस होती है और फिर एक जॉब होती है। सो बट देयर अगेन हैविंग सेड दैट, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे तो नहीं बट कुछ लोग ने सब कुछ छोड़ के स्पेसिफिकली डांस पे भी फोकस करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान में? बिल्कुल। और मतलब दे आर डूइंग गुड? दे आर डूइंग गुड, उनको Okay. प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, उन्होंने क्या ये स्टूडियोज एस्टैब्लिश किए हुए हैं, टीम्स को ट्रेन कर रहे हैं। सो होपफुली फ्रम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स तो टीचर ट्रेनिंग और अब Exactly, शायद इसकी भी यही ज़्यादा मैं आसानी जानना दरियाफ्त चाह हो रही जाएगी, थी, क्योंकि हाँ। पाकिस्तान फिल्म्स की वजह से और फिल्म्स बिल्कुल, जब बननी है तो बिल्कुल, ज़्यादा डिमांड ज़्यादा choreography- होती है। मुझे याद है एक बहुत बड़ा फोरम था, वहाँ पर आर्ट्स एंड कल्चर के हवाले से डिस्कशन चल रही थी, तो वहाँ पर भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था, और मोमना इंदौरे प्रोडक्शंस का वहाँ पे हम लोग जिक्र करे तो वहाँ पर भी उस पैनल से ये राय निकली कि पाकिस्तान में इस किस्म के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए कि यहाँ पे ग्रुप डांसिंग का कल्चर निकल सके, क्योंकि जब आपकी एक मूवी के लिए डांसर्स चाहिए होते हैं तो एक बहुत बड़ा फुकदान है। आप Yeah. अक्सर देखिए पाकिस्तान में बनने वाली मूवीज जो हैं, बहुत कम ऐसे सॉन्ग्स हैं कि जहाँ पे ग्रुप डांसर्स आपको नजर आए, वरना लड़का है लड़की हो और गाना बेचारा खत्म हो गया। खत्म हो जाता है। दैट्स ट्रू नहीं, बट होपफुली अब इस पे काम हो रहा है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। और बिल्कुल साथ इंडिया अगर हम देखें, जो जिस तरह वहाँ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो ऐसे ऐसे डांस मूव्स करते हैं, बंदा कहता है ये क्या, मतलब माँ के पेट से सीख कर आए 5 साल का बच्चा। यहाँ का कल्चर ही यही है। कल्चर ही है। That's true. लेकिन अब देखिए छोटा सा बच्चा डांस इतना अच्छा करे, हमारे यहाँ तो जरा बिल्कुल मुश्किल से एक्सेप्टेंस नहीं है। नहीं एक्सेप्टेंस से देखें, आई वुड स्टिल से कि घरों में सबके वो बच्चा डांस अभी भी कर रहा है। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स नहीं है। Okay. A lot of people are not willing to invest. A lot of you know again like हमारे cultural stations जिनको आपके cultural hubs develop होते हैं, वो last ही नहीं करते। ठीक So है। like you know within a few years वो फिर ठप हो जाते हैं because you know चले नहीं, या investment नहीं आई, या programs नहीं run किए। तो Right. वो यही बात है कि I think प्लेटफॉर्म्स बनना शुरू होंगे, लोग ज़्यादा काम करेंगे, तो ये हमारा भी कल्चर उसी तरह, बिकॉज देखिए इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है नहीं है, कल्चर में, बिल्कुल सही राइट? बात है। सो
हल्की सी जो है ना, हल्की सी नहीं, थोड़ी सी डिफरेंस आ गई बिकॉज एक हमने वी लॉस्ट आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी बीच में फ्यू इयर्स अगो। तो आई थिंक रिवाइव करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, लोग काफ़ी सारा काम कर भी रहे हैं। हमारे जो जिसको आप कहें कि थोड़े ओल्ड क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है, फोक फॉर्म ऑफ डांस है, उस पर भी काम हो रहा है, न्यू कंटेम्प्रेरी स्टफ पे भी हो रहा है। आप देखेंगे कि इतने न्यू स्टाइल्स और स्ट्रीट हिप हॉप होने लग गए हैं और बड़े लोगों को आता है, सेल्फ टॉट है, उन्होंने वीडियोस देख के सीखा है। सो वंस दे गेट, अब तो लोगों ने खुद से वीडियोस बनाना शुरू कर दिए। नाउ व्हेन दीज वीडियोस गेट वायरल, प्लेटफॉर्म्स खुद से आ जाएंगे। वो एक वीडियो थी बड़ी वायरल हुई थी, लौंग लाची गाने की, एक साहब ने किया था। अच्छा, याद है आपको? अच्छा, बहुत वायरल। तो ऐसी वीडियोस जब सामने से बंदा कहता है वाकई टैलेंट तो बहुत ज्यादा है हमारे पास, जो जिन्होंने खुद सीखा भी और जिन्होंने बहुत सिखाया। का जो एक ऐड आया था, सानू ते सोना तू लगना, वो बड़ी वायरल हुई थी ये वीडियो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उस पे तो बड़े लोगों ने अपनी रील्स भी बनाई थी। तो ये एक अच्छा ये है कि कुछ ना कुछ मिलता रहे, पाकिस्तानी आवाम पीछे नहीं रहती। बिल्कुल ऐसे ही है। म्यूजिक का एक जॉनरा होता है, क्या कोरियोग्राफी का भी कुछ जॉनरा होता है कि अच्छा मैं इस तरह का डांस ही सिखाऊंगा? जॉनरास डेफिनेटली होते हैं, ठीक है, ठीक है। आप सबको कैटर कर रहे हैं? सब जितना मुझे आता है, जितना आपको या सो यू नो, अगर कोई मुझे आके कहे कि जी मैंने सालसा सीखना है, तो आई वुड ऑनेस्टली से कि मैं सालसा टीचर नहीं हूँ, तो जितना मुझे आता है वो मैं आपको सिखा सकूंगा। बट देन यू नो, मेरी जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें मैंने काफ़ी अर्सा काम किया, वो कंटेम्प्रेरी और बॉलीवुड में किया है। बट बॉलीवुड इज ऑल्सो, आप कहते हैं हम उसे बॉलीवुड है, वो एक यूनिवर्सल स्टाइल है क्योंकि वो ज़्यादा वहाँ पे रहे, हम उसको यहीं, हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। सो होपफुली वेरी सून विल से हाँ मैं लॉलीवुड डांस करता हूँ। आई नेवर नो, ऐसा कहा जाए, बिल्कुल ठीक है। लड़कों और लड़कियों दोनों की तरफ से इक्वल आपको आता है कि अच्छा सीखना चाहते हैं या लड़कियां ज्यादा सीख रही हैं? नहीं, दोनों। ये जो जेन जी आई थी ना, इन्होंने बड़ी गेम चेंज की थी। इन्होंने कहा कि यू नो जेंडर तो बहुत साइड की बात है, हम एज ह्यूमंस ही जो है लेट्स स्टार्ट डांसिंग। बिल्कुल ठीक है, काफी प्रोग्रेसिवली उन्होंने किया। चलें, जबरदस्त। थैंक यू सो मच फैजान, साथ मौजूद थे आप और कोरियोग्राफी से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम इस सोच में तब्दीली आई है, एक्सेप्टेंस आई है कोरियोग्राफी को लेकर, डांस को लेकर। उस पर आज हम बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। ना टेलीविजन पर होगा ना ऐवान में होगा, ये मुकाबला अब एक मैदान में होगा। ये हमारे प्यारे सितारे, आप सबके प्यारे सितारे मुकाबले के लिए हैं तैयार। 6 टीम्स हैं, इस्लामाबाद, लाहौर, क्वेटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद। इन टीम्स के दरमियान मुकाबला होगा। किस टीम में होंगे पार्लियामेंटेरियंस, किस में होंगे हमारे सितारे और किस में होंगे एंकर्स, ये तो आपको बताएंगे हम आगे चलकर। लेकिन आज अनाउंसमेंट हो रही है, बिग डे इन इस्लामाबाद। क्या गहमा गहमी है, जो सितारे यहाँ पर आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं, उन सबसे हल्की फुल्की सी गुफ्तगू करेंगे। रहिए मेरे साथ। टेलीविजन के सितारे, फिल्म के सितारे कितना जगमगाएंगे, कितना चमकेंगे क्रिकेट के मैदान में, कितना चमकते आए हैं, कितने तैयार आए हैं। अरबाज भाई से पूछते हैं उनकी तैयारी कितनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम। फिल्म मुश्किल, टेलीविजन मुश्किल या क्रिकेट मुश्किल? सब मुश्किल। सब मुश्किल। आसान क्या है सब में आपके लिए फिर? नहीं, आसान कुछ भी नहीं है। देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। यू हैव टू टॉयल। और क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है जो कि पर्दे में तो चले ना, थोड़ा सा हम कहते हैं कि आपको एज होता है या रीटेक हो जाए, चलें यार कोई नहीं, ये शॉट इतना एनर्जेटिक नहीं था, लेकिन यहाँ पर कोई चांस नहीं है रीटेक का। यहाँ हर शॉट एनर्जेटिक होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। और फिर जो क्राउड होता है ना, वो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि यार जो उस पर्दे पर इतना मैचो है, तो लेट्स सी कि वो यहाँ क्या होता है। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट ओवर हियर। ठीक है। इससे पहले सेलिब्रिटी लीग में थे आप? हाँ बिल्कुल, मैं CPL में भी था और जितने भी मैचेस होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना स्केड्यूल थोड़ा सा करके, क्योंकि ये मेरा एक इंस्पिरेशन भी रही है क्रिकेट। अगर मैं यानी अगर एक्टर ना होते तो क्रिकेटर होते? बिल्कुल, क्रिकेटर ही होता। और क्रिकेटर होते तो फिर बॉलर होते या बैटर होते? ऑलराउंडर।
ऑलराउंडर ही होते। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएं कि एंकर्स की हम बात करते हैं, अगर मुकाबला एंकर से होगा, किस एंकर को आउट करना चाहेंगे? यार जब ये बात आती है ना कि व्हेन इट कम्स इनटू द ग्राउंड, तो वो कोई भी हो, वो पैशन यही है कि हाँ, अगर आप बॉलर हैं तो आपको विकेट लेना है, अगर आप बैट्समैन हैं तो यू हिट द बॉल आउट ऑफ द ग्राउंड। बिल्कुल ठीक है। अब अपने पास स्केड्यूल से मैनेज करते हैं, थोड़ा सा मैं चाहूँगा हम इस लीग से अलावा भी बात करते हैं, स्केड्यूल में क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे मीडियम्स चल रहे हैं और तीनों ज़ुबानों में चल रहे हैं, उर्दू, पश्तो, पंजाबी। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है कि हर मीडियम में ही लोगों ने बहुत प्यार किया। तो अभी एक फिल्म बेस्ड प्रोग्राम में कर रहा हूँ एक प्राइवेट चैनल के साथ, कुछ अपनी प्रोडक्शंस जो है ना वो दोबारा पोस्ट कोविड जो है वो फिर स्टार्ट हो रही हैं, लेकिन थोड़ी सी जो है ना वो अनस्टेबिलिटी है मुल्की हालात की वजह से, तो वो थोड़े से जो है ना वो पाइपलाइन में ही है अभी प्रोजेक्ट्स। अब 2 रोज़ पहले पाकिस्तान टेलीविज़न फिल्म्स का लोगो अनवेल किया और इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न के बैनर तले फिल्म्स बनेंगी। ये कितना प्यारा स्टेप है बाज़, यू बीइंग अ सेलिब्रिटी। बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, फिल्म और टेलीविज़न यू नो दे हैव ऑलवेज बीन यू नो वेरी मच टुगेदर, और इस वक्त जो फिल्म का जो सिनेरियो है वो उसको टेलीविज़न बहुत सपोर्ट कर रहा है, तो होना चाहिए बिल्कुल। और मैं तो समझता हूँ कि लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो अगर आप छोटी स्क्रीन पर होते हैं, छोटी स्क्रीन मीन कि अगर आप छोटी स्क्रीन पर हैं, लाइक यू बिकम अ फैमिली मेम्बर। आप बेडरूम में बैठे हैं, टेलीविजन ऑन किया है, यू वॉचिंग समवन, तो वो डेफिनेटली आपका एक फैमिली मेम्बर हो जाता है, तो यू गेट मोर क्लोजर टू द ऑडियंस। बिल्कुल ऐसे ही है। जब पीटीवी की बात हम करते हैं और पुराने वक्तों में जाएं तो एक जुमला बड़ा कॉमन हम सुनते हैं अपने सितारों से, वो कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था ड्रामे इतने अच्छे कि गलियां और सड़कें सुनसान, लोग घर में बैठ के ड्रामे देखते थे। अब चूंकि हम बात फिल्म्स की भी कर रहे हैं और हम बात इन लीग्स की भी कर रहे हैं, ये एक्टिविटीज़ भी कितनी अहम है आजकल के दौर में, कि जिसमें हम देखते हैं कि इनटॉलरेंस भी है, जिसमें हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है बिलखुसूस नौजवानों के पास। ऐसे में ये एक्टिविटीज़ होना, यानी लीग्स भी और फिल्म्स के लिए काम होना, ये कितना बेहतरीन माहौल बन रहा है। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है। इतनी एक हैरेसमेंट सी हो गई है, इतनी अफरा तफरी है, और लोगों को जो है ना सर्वाइवल के इतनी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वन वे और दी अदर अगर आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करते हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे थोड़ा सा उनका ध्यान आप वो करके थोड़ा सा फॉर द टाइम भी उनको रिजॉइस करते हैं, वही हमारा काम टेलीविज़न में भी होता है, स्क्रीन फिल्म्स में भी होता है। तो इन ग्राउंड्स भी अगर हम लोग इफ़ वी आर एबल टू एंटरटेन देम, तो समथिंग यू नो वेरी मच बेटर लाइक देन नथिंग। और जो आपने पहले बात की कि जी कहते थे कि जी पहले ड्रामास बहुत अच्छे होते थे, तो बेसिकली वी रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी। पहले हालात अच्छे होते थे, जो मुल्की हालात होते थे, जो आपके माशरे में सब कुछ हो रहा होता था, वो हम टेलीविज़न पे दिखा रहे थे। तो डेफिनेटली अब जो कुछ माशरे में है वही वहाँ स्क्रीन पर भी है। वहाँ स्क्रीन पे अब मौके का फ़ायदा उठाता हूँ चूँकि आप साथ हैं, बिल्कुल टॉपिक से और हटता हूँ। जब हम हैरेसमेंट में आपने एक वर्ड यूज़ किया तो उससे मेरे जहन में एक सवाल है। जब हम हैरेसमेंट की बात करते हैं, जनरली हम टर्म एसोसिएट करते हैं ख़वातीन के साथ कि हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, क्या इस इंडस्ट्री में मर्दों को भी हरासा किया जाता है? किसी नहीं, हैरेसमेंट तो हर तरह के, देखिए ना, इतनी मगर्स हैं, मोबाइल स्नैचिंग होती है, और आप देखते हैं कि इतने लोगों की जानें गई हैं, तो वो एक हैरेसमेंट ही है। हैरेसमेंट शुड नॉट बी इन द सेंस ऑफ यू नो आप उसको किसी और लाइक ओनली यू नो टू द लेडीज़ इट इज़ यू नो कन्फाइंड टू, इट कैन बी टू एनीवन। तो हैरेसमेंट तो हर एक के साथ होती है, इवन अली ज़फ़र के साथ हो गई थी। तो आपके साथ हुई है कभी उस तरह की? नहीं, वो सर समथिंग यू नो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा जो था ना वो एक लाइक इट वाज क्रिएटेड, यू नो हाइप वाज क्रिएटेड, नथिंग वाज देयर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। और फिर सोशल मीडिया है, वन वे और दी अदर यू हैव टू बी इन द न्यूज़, तो कुछ लोग उसको ना बहुत वायरल कर देते हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, थैंक यू सो मच अरबाब, थैंक यू सो मच जी। एक आम तासुर है कि एंकर भी वक्त का पाबंद होता है और पार्लियामेंटेरियन भी, लेकिन आज के इस इवेंट में लगता है कि सारी गंगा उल्टी बह रही है। सेलिब्रिटीज़ वक्त के पाबंद हैं, पहुंच चुके हैं, तो उनसे पूछते हैं कि जो वक्त की पाबंदी यहाँ पर है क्या वाकई सेट पर होती है? ये तो एक सवाल। दूसरा, तमाम शहर अपने, तमाम टीम्स अपनी, लेकिन जिस टीम का होंगे हिस्सा वो थोड़ी ज़्यादा अपनी। आगा शराज वेरी फेमस एक्टर, उनसे ज़रा गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊँ जो वक्त की बात की है ना, इसी बात के हम लोग पैसे लेते हैं, और जब अल्लाह ताला आपको रोज़ी दे रहा होता है तो उसको हलाल करो, बस। ये कहने को छोटी बात है, लेकिन समझने वाले इस बात को समझ जाएंगे। बहुत प्यारी बात आपने की है, और ये वाकई हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई मस्ट से करना चाहिए कि हर जगह वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। चलें, ये तो हमने बात की जो वक्त, अब इसके बाद जो इंटरव्यूज़ होंगे आप समझ जाएंगे कि वो ताख़ीर से आए हैं, पहले वाले वक्त पर आए हैं। टीम अभी ज़रा अनाउंस हम नहीं कर रहे, वो तो हम आगे चलकर अनाउंस करेंगे। बट लास्ट टाइम आप इस्लामाबाद से खेले थे? इस्लामाबाद नोवा। ओके,
लेकिन इस बार मुझे लगता है कि आपकी टीम इस्लामाबाद नहीं है, कोई और टीम होगी। लेट्स सी। वैसे कोई टीजर अगर देना चाहें वो क्या, कोई टीम कहाँ की होगी, उस शहर के हवाले से अगर कोई आप जुमला देना चाहें? देखिए, मैं बेसिकली था कराची से, लेकिन अब मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। तो बीच में रहेंगे? नहीं, मैं क्योंकि एक तो मेरा ससुराल भी इस्लामाबाद का है, ठीक है। तो अब मजबूरन मुझे इस्लामाबाद और पिंडी को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, कराची को तो करने से रहा। हाँ, कराची के लिए दुआएं मेरी हैं बस। ठीक है, तो कराची के लिए दुआएं हैं, लेकिन इस्लामाबाद या रावलपिंडी, तो लेट्स सी इन दोनों टीम में से किस टीम का हिस्सा बनते आगा? बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर, व्हाट? यार ऑलराउंडर। ओके। हाँ, और क्योंकि जब CPL हुआ था उसका मैंने पहले भी बताया था कि मैन ऑफ द टूर्नामेंट मैं रहा हूँ। और क्रिकेट जो है ना, ये एक चांस पर होता है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक बॉल का खेल है, ठीक है। एक बॉल पे आपकी सेंचुरी भी हो जाती है और एक बॉल पे आप आउट भी हो जाते हो। यस, तो बस लेट्स सी। अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते फॉर द फ्यूचर, लेकिन दुआ ये है कि अल्लाह ताला ये जो कारवां चल रहा है दानियाल का, इसको बस नज़र ना लगे। बड़े लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की, हाँ, और लेकिन वो कहते हैं ना कि दुआएं जो होती हैं वो हमेशा काम करती हैं। बस पैसा नहीं काम करेगा, याद रखना, दुआएं काम करती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। पैसा तो चलो जो आना है वो आना ही आना, दुआएं सब कुछ बदल देती हैं, तकदीरें बदल देती हैं। अगर मुकाबला आपका फाइनल हम प्रिडिक्ट करें, सेलिब्रिटीज़ से होगा, एंकर से होगा, या कि पार्लियामेंटेरियन से होगा, व्हाट डू यू थिंक? कौन सी टीम तगड़ी लगती है आपको जो वक्त पर आए हैं, वो वाली? सेलिब्रिटीज़ वर्सेस सेलिब्रिटीज़ ही होगा, देख लेना। यस, लास्ट टाइम ऐसा तो नहीं हुआ था? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। भाई क्या चक्कर है, ये एंकर्स यहाँ पर भी नहीं पहुँचे, पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर भी नहीं पहुँचे, और जिस तरह आगा भाई ने भी कहा कि लगता है सेलिब्रिटीज़ वर्सेस सेलिब्रिटीज़। अच्छा, अब जब हम लीग्स की बात करते हैं, कितना फ्रीक्वेंट होना चाहिए इन लीग्स को, ये कितना अच्छा है? क्योंकि ज़रा आपका अपना शेड्यूल है, पार्लियामेंटेरियंस का अपना शेड्यूल है, एंकर्स का अपना शेड्यूल है, बट एट द सेम टाइम ये इवेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, इसमें एक्चुअली होता ये है कि सवाल ऐसा किया है ना कि है बड़ा मुश्किल उसका जवाब, तो बस दुआएं दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, क्रिकेट के लिए जो वक्त निकालते हैं, नहीं इस लीग के अलावा भी निकालते हैं, खेलते हैं क्रिकेट? क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तान का कोई भी बच्चा या कोई भी बंदा मना नहीं कर सकता। बचपन में क्रिकेट खेलते हुए कभी आपने बेईमानी की थी? वो तो आज भी करते हैं। इस लीग में तो नहीं होगी? नहीं, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं। ना लगे हो तो करने का चांस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे अगर मैं कहूँ कि एक प्लेयर, वो चाहे पार्लियामेंटेरियन हो और सेलिब्रिटी हो या एंकर हो, जिसको आपकी ख्वाहिश हो कि अच्छा ये मेरा ओपोनेंट टीम में हो और इसको मैंने आउट करना है? तलत हुसैन। एंड व्हाई इज दैट सो? तलत भाई इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, और आज भी उनकी जो बॉलिंग स्पीड है वो 120-130 क्रॉस करती है। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलते हैं और इसलिए उन्हें आउट करना चाहते हैं। एनी मैसेज फॉर दिस लीग? बस दो में याद रखें, क्योंकि ये एक ऐसी लीग है जो ये इंटरनेशनली भी जाने वाली है, और बस मेरी रिक्वेस्ट है कि दानियाल लगा हुआ है काफ़ी अरसे से, और माशाल्लाह इसका ख्वाब पूरा हो रहा है। लोग इस ख्वाब को तोड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये ख्वाब टूटेगा नहीं। अगली मंजिल फिर नॉर्वे है इंशाल्लाह ताला। यस यस यस। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैंने टीजर दे भी दिया कि अगली मंजिल कहाँ की है। थैंक यू। यूँ तो आप बड़ा कुछ करते हैं, बड़ा नाम बनाते हैं, कभी कभी नाम एक फूल से बन जाता है, क्योंकि जब भी जाते हैं एक फूल लेकर जाते हैं अपनी वाइफ के लिए। मैं बात कर रहा हूँ फलक शब्बीर की। साथ मौजूद हैं, किस टीम में खेल रहे हैं, कितना सपोर्ट क्रिकेट को कर रहे हैं। यानी एज अ सिंगर तो हम सब जानते हैं, बहुत लविंग हस्बैंड के तौर पर जानते हैं, लेकिन क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है ये हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सिर्फ फूल भाभी के लिए ही लेकर जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं तो फूलों के बगैर जाते हैं? मैं फूल अपनी बेटी के लिए भी लेके जाता हूँ। ये तो सरप्राइज़ है कि मैं किस टीम की तरफ से खेलूँगा, और ये बड़ा यूनिक आइडिया मुझे लगा कि पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, सेलिब्रिटीज़ और उस मतलब शोबे से लोग क्रिकेट खेलेंगे जो कभी देखा नहीं इनको खेलते हुए। सो ये बहुत यूनिक आइडिया है, और मैं पहली दफ़ा खेलूँगा, और मुझे खेलते हुए पहली दफ़ा देखेंगे लोग। मतलब बिल्कुल ही पहली बार खेलेंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, क्रिकेट तो बहुत बचपन, आपको पता पाकिस्तानियों के ब्लड में है क्रिकेट। सो वो तो है ही है, लेकिन मैं पहली दफ़ा, मेरे फैंस मुझे देखेंगे खेलते हुए। सो बड़ा एक एक्साइटिंग सा मुझे लग रहा है कि एक आइडिया है, और बहुत अच्छा इसका लोगों को बहुत पसंद आएगा। ठीक है। एज अ बैटर, एज अ बॉलर और एज अ ऑलराउंडर, व्हाट? मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं ऑफ स्पिन राइट आर्म करता हूँ, और मैं 3 डाउन और 4 डाउन जाता था बचपन में।
लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मुझे कैप्टन क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे अभी टीम आपको मालूम हो गई है, मैं बता नहीं रही, अभी अनाउंसमेंट नहीं, हम खुद अनाउंस नहीं करें, ये सरप्राइज़ है मेरे फैंस के लिए भी ऑफ कोर्स। और वैसे मैं आपको शायद पता होगा कि मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और मैं हाँ समझे कराची के नहीं सुने, मैं कराची में पैदा हुआ हूँ और मैं पला बढ़ा हूँ लाहौर में। ठीक है। और मैं इस्लामाबाद बहुत आता हूँ, मुझे इस्लामाबाद बहुत पसंद है। अब देखें इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, अब आप खुद अंदाजा कर लें मैं किस साइड में हूँ। यस यस में से कोई टीम। ठीक है जी, इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, बट ज़ाहिर उनके फैंस फॉर श्योर सपोर्ट करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि आपकी ओपोनेंट टीम में कोई ऐसा सेलिब्रिटी हुआ जो आपका दोस्त हुआ, तो दोस्ती वहाँ भी रहेगी, कुछ आप लीनियंट रहेंगे उनके साथ या कि नहीं, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपोनेंट? सर कोई चक्कर ही नहीं है दोस्ती का, वहाँ पे होगा मुकाबला सिर्फ। ठीक है। और क्रिकेट में होता ही मुकाबला है। बिल्कुल ठीक है। और अगर हम यहाँ पे दोस्तियाँ निभाएंगे तो फिर पॉलिटिक्स में और क्रिकेट में क्या रह जाएगा। अच्छा, अब सेलिब्रिटीज ज़रा साइड पे करते हैं। एंकर्स एंड पार्लियामेंटेरियंस, कौन सी टीम आपको लगता है टफ हो सकती है? मुझे लगता है एंकर्स की बहुत। हाँ, क्योंकि एंकर्स जो है काफ़ी नज़र रखते हैं हर चीज़ के ऊपर। पार्लियामेंटेरियन मुझे लगता है कि थोड़े बहुत काम करने वाले लोग हैं और एंकर्स जो है हर टाइम फोकस रखते हैं। सो मुझे लगता है पिच पर भी फोकस रखेंगे। तो आप एंटिसिपेट करते हैं आपकी जो टीम है उसका मुकाबला इन फाइनल में एंकर से हो सकता है, या कि आपको लगता है नहीं सेलिब्रिटीज़ की टीम भी टफ हो? मुझे लगता है सेलिब्रिटीज़ की ही टीम टफ होगी। यानी सेलिब्रिटीज़ वर्सेस सेलिब्रिटीज़ नजर मोस्टली हर सेलिब्रिटी के इंटरव्यू में आप सुनेंगे वो कहता है अगर मैं एक्टर ना होता तो मैं ज़रूर क्रिकेटर होता। सिंगर्स भी यही बोलते हैं। तो आप समझ लेंगे कितने ख़तरनाक तरीके से क्रिकेट खेलते हैं सेलिब्रिटीज़ भी और सिंगर्स भी स्पेशली। तो आप सिंगर ना होते तो क्या आप क्रिकेटर होते? नहीं, मैं ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं जो हूँ मैं खुश हूँ, लेकिन ये है कि खेली बहुत है, बचपन में बहुत खेली है और मतलब अच्छे लेवल पर खेली हुई है। बिल्कुल ठीक है। और मतलब आज मुझे बहुत एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है कि अब ज़रा एक उस एज में आके खेलना जिसमें प्रोफेशनली खेल सकते हैं। सो बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा मज़ा आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब चूँकि सिंगर साथ हो तो थोड़ा सा तंग तो करना बनता है। कुछ ऐसा जहन में आता है आपके क्रिकेट के लिए, कुछ गाना या कोई गाया हो? देखें, सबसे बड़ा सॉन्ग जो है ना वो एक ही है क्रिकेट के लिए, है जज्बा जनू तो हिम्मत ना हार, जस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो। ज़बरदस्त। तो ओपनिंग सेरेमनी में भी नज़र तो नहीं आएंगे आप हमें? देखिए काफ़ी चीज़ें सरप्राइज़ हैं और डी कॉन्सेप्ट्स आपको पता है बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ आ रहा है। सो मुझे लगता है कि मेरे अलावा और भी बहुत सरप्राइजेज़ है। सो बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। और बेटी भी मैचेस देखने आएगी? अभी तो बहुत छोटी है अभी तो उसने अभी क्रॉलिंग शुरू की है। सो बस समझ लें कि उसकी भी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप पे पीछे पीछे भाग रहे हैं आजकल फिर? हाँ, अभी तो फुल टाइम फोकस है कि किसी कॉर्नर में घुस ना जाए, तो उसको ज़रा संभालना होता है। तो आप ज़्यादा संभाल रहे हैं कि सारा ज़्यादा संभाल रही है? ये तो बेगम की ड्यूटी है और वो बहुत अच्छे से निभा रही हैं। मैं तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद हूँ। सो वैसे भी वो ज़्यादा मोहब्बत और प्यार आपको पता माँ का। लेकिन वो कहते हैं ना कि वालिद और बेटी का ताल्लुक ज़्यादा स्ट्रांग होता है। देखें, जो बेटी और बाप का ताल्लुक है ना वो तो एक नेक्स्ट लेवल थिंग है, लेकिन जो माँ कुर्बानियाँ देती है अपने बच्चे के लिए या अपनी बेटी के लिए या अपने बेटे के लिए, वो बाप नहीं दे सकता। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच फलक भाई, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर टीम एंड फॉर श्योर फॉर दिस लीग। थैंक यू सो मच। सितारों से बात हो रही है, कैप्टन से बात भी करते हैं। किस टीम में कैप्टन है? मेरी कोशिश है कि ना मैं बताऊं, चूँकि अनाउंसमेंट अभी हम कर नहीं रहे टीम से मुताल्लिक। वन एंड ओनली मोहम्मद राना इज़ विद अस, उनसे ज़रा बात करते हैं जो कि पहले कैप्टन रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, ना सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि ग्राउंड में भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले की लीग और अब की लीग में थोड़ा फ़र्क हो गया ज़ाहिर है, और टीम्स बन रही हैं, पार्लियामेंटेरियंस का आना और इसके साथ एंकर्स का आना, कितनी डिफरेंट होती जाएगी ये लीग? देखें, जब PSL शुरू हुआ था तो उस वक्त कोई भी इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उसके साथ, बट दैट वाज एन इंटरनेशनल थिंग। बट जिस तरह ये शुरू की है ये डी कॉन्सेप्ट्स और ये दानियाल, सो आई वुड से इट्स अ वेरी हेल्दी साइन एंड आई लव क्रिकेट मोर देन एक्टिंग ऑफ कोर्स। कोई 2-3 ऐसे नाम सेलिब्रिटीज़ में जो कि आपकी हम पिक होते हैं कि यार ये तो अपनी टीम में होने ही होने चाहिए? मुझे कोई नहीं चाहिए। Really? या आई जस्ट लव प्लेइंग एंड जो भी है
जो भी टीम है, अब 92 की वर्ल्ड कप में कौन सी टीम थी आपके पास, बट यू वन द वर्ल्ड कप. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड दे शुड आल्सो प्ले होल हार्टेडली, और उसमें ये ना सोचें कि वी आर प्लेइंग अंडर मोहम्मद राना और फलान टिम खान. सो आई थिंक यू गॉट माय मैसेज. सख्त कैप्टन है बहुत. अच्छा, किस मामले में जीरो टॉलरेंस है? फील्डिंग स्पेशली एंड ब्रेन्स. मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने स्कोर चाहिए या कितने स्कोर करना है, एंड दैट्स इट. अब आपने जिस तरह कहा ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप कहेंगे कि ज़्यादा फोकस क्रिकेट पे, ज़्यादा तवज्जो क्रिकेट की तरफ है, हालांकि स्टार की तरफ से मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो मेरी जो वाइफ हैं, उनसे ये कहते हैं कि प्लीज़ इनकी गाड़ी से बल्ले और बॉल्स निकाल दें, वरना हमारी शूटिंग जो है वो पूरी नहीं होगी. वैसे बचपन में भी कभी ऐसे हुआ कि आप क्रिकेट खेलने चले गए और फिर घर पहुंचे डांट पड़ी कि दोपहर में चले गए, रात को चले गए, इतनी देर क्रिकेट खेल ली? No, my father and mother always supported me. In cricket as well and for showbiz. Yeah, yes, of course, yes. किसी जगह पे कोई रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना? नहीं, this is the only reason what I am at the moment. Anchors and parliamentarians किससे मुकाबला करना चाहेंगे सेलिब्रिटीज के अलावा? ये मुकाबला ही होता है, चाहे कोई भी हो. कोई एक नाम तो नहीं, आप तो सियासी बयान दे रहे हैं, कोई एक नाम तो लेना, चाहे किसी एंकर का, चाहे किसी पार्लियामेंटेरियन का, जिसे आउट करना चाहेंगे. यार सारे ही हैं यार. आउट करने में? हाँ, सारे ही होंगे ऑफ कोर्स. विल ट्राई अ लेवल बेस्ट. अभी मेरे पास टीम नहीं पहुंची, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट. चलो, थैंक यू सो मच मोहम्मद भाई, थैंक यू सो मच. कहते हैं जिसका काम उसी को साझे. अगर मैं अपने पर लेकर चलूं तो मुझसे कोई कह दे कि भाई एंकरिंग तुमने नहीं करने को करेगा, तो मैं तो माइंड कर जाऊंगा. अब चूंकि हम लीग की बात करें, सेलिब्रिटीज़ खेल रहे हैं, एंकर्स खेल रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स फिर भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं. कामरान अकमल से ज़रा इसी पर राय लूँगा, कहीं एहतजाज तो नहीं कर रहे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र. एहतजाज तो नहीं की? ये क्या बात है? सेलिब्रिटीज़ टीवी शीवी छोड़ छाड़, पार्लियामेंटेरियंस ऐवान छोड़ छाड़ मैदान में आ गए. नहीं, अच्छी बात है, और फिटनेस भी रहती है ज़रा. ये किसको पॉइंट किया आपने? ये मेरे ख्याल से सबके लिए, सिर्फ ये नहीं कि ये जो 4 टीमें बन रही हैं, एंकर्स खेल रहे हैं सारे, तो यही चीज़ है कि एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन है, और इनको भी पता चलना चाहिए जब ग्राउंड में जाते हैं तो प्रेशर कितना होता है. हम बाहर बैठ के बड़ी बातें करते हैं, जब मैच खेलेंगे तो उस वक्त मैच का सिनेरियो कैसे है, कैसे प्रेशर को हैंडल किया जाता है, वो चीज़ का पता चलेगा इनको. अच्छा, ये तो बात अच्छी कर दी, प्रेशर का पता चलेगा. वैसे मैंने सुना है किसी टीम का हिस्सा आप भी बनने वाले हैं? देखें कौन सी टीम का हिस्सा बनते हैं, लेकिन अभी इवेंट को बस देखने आए हैं और सपोर्ट करने आए हैं, तो इंशाल्लाह ऐसे इवेंट होते रहेंगे सबके लिए. देखिए ये नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्समैन ही खेलें, बाकी भी फिजिकली फिट होने चाहिए. ठीक है, थैंक यू सो मच. वफाकी वज़ीर शाहज़ैन बुगटी साहब साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं किस तरह हमारे सियासतदान क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं. क्या वाकई ऐसा है किसी टीम के साथ हैं या कि जस्ट फॉर द सपोर्ट? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम. खेल भी रहे हैं या सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. क्रिकेट हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, वी आर हेयर टू सपोर्ट देम. मैं खुद क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, बट हमारे पार्लियामेंटेरियन दोस्तों ने हमें रिक्वेस्ट किया कि बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा हमारे यूथ के लिए. आप क्योंकि हैं बलूचिस्तान से, तो क्या सपोर्ट क्वेटा के लिए है? हमारे सपोर्ट पाकिस्तान में तमाम टीमों को है. बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप. स्टार्स, वॉरियर्स, टाइगर्स, मारखोर्स, मुख्तलिफ टीम्स, मुकाबलों का आगाज होगा 30 जून को. ओपनिंग सेरेमनी में अली जफर आएंगे, मुकाबले जारी रहेंगे, सीटी तो बजेगी, खेल जमेगा, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं. देखते हैं सेलिब्रिटीज़ वर्सेस सेलिब्रिटीज़ होता है या सेलिब्रिटीज़ वर्सेस एंकर्स या एंकर्स वर्सेस पार्लियामेंटेरियंस. यूँ तो एंकर्स और पार्लियामेंटेरियंस का टीवी पर टाकरा होता है, लेकिन वो टाकरा अब मैदान में होगा. लेट्स सी इस दफ़ा ये टाइटल कौन अपने नाम करता है, किसकी टीम तगड़ी होती है. लेकिन जो क्लोजिंग सेरेमनी है उसकी बात भी यहाँ थोड़ी सी हम करते हैं कि आयमा बेग भी होंगी, आसिम अजहर भी होंगे, यानी खेल तो जमेगा, म्यूज़िक का तड़का भी खूब लगेगा.